ठीक है, तो मैकेनिक्स की सेकंड क्लास है। हमने लास्ट क्लास में कुछ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस वगैरह इन सब के बारे में, टर्म्स के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम एक नई टर्म डिस्कस कर रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे लिए। मैकेनिक्स में ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज अ फोर्स। ठीक है, फोर्स। मैकेनिक्स का मतलब पत्ता भी नहीं हिल सकता इस टर्म के बिना। ठीक है, मैकेनिक्स में इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो फोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। फोर्स हमारी मैकेनिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है ना, क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि मैकेनिक्स की जो स्टडी है वो फोर्स की ही स्टडी है। इट इज ऑल अबाउट द फोर्स, है ना। और फोर्स का अफेक्ट बॉडी के ऊपर क्या होता है, उसी चीज की स्टडी है। ठीक है, तो पहले हम फोर्स को देखेंगे, फोर्स क्या है, उसके बाद ये किसी बॉडी के ऊपर क्या अफेक्ट डालता है वो देखेंगे। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं सबसे पहले कि व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स, तो आप लोगों के माइंड में क्या आता है, आप लोग क्या बोलोगे, क्या मतलब है फोर्स का? फोर्स से क्या लगता है आपको? पुश और पुल, है ना। हाँ, ये सबसे पहले आता होगा, पुश और पुल, है ना। क्या सिर्फ फोर्स पुश और पुल ही है क्या? और क्या बोल सकते हैं फोर्स के बारे में? बस पुश और पुल? अच्छा, जिससे किसी चीज, ठीक है, जिससे किसी चीज को डिस्प्ले, हाँ ये बात तो ठीक है, बिना फोर्स के कुछ नहीं करा जा सकता, है ना, इसलिए फोर्स ही। हम्म अच्छा, सांस भी नहीं लिया जा सकता, ठीक है। चलो ठीक है। ठीक है, तो फोर्स एक हमारी क्वांटिटी है, फोर्स एक हमारा पैरामीटर है। फोर्स इज अ काइंड ऑफ द, यू कैन से, द एक्सटर्नल एजेंट जो किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज करता है। ठीक है, फोर्स एक कुछ भी बोल सकते हो आप, एक्सटर्नल अप्लाइड एजेंट है। इट इज अ एक्सटर्नल एजेंट विच टेंड्स टू, अगर मैं इसको डिफाइन करूं, इट इज अ एक्सटर्नल एजेंट विच टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी, विच टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी। ठीक है, ये बॉडी की स्टेट को क्या करता है, चेंज करता है। ये कुछ एक्सटर्नली अप्लाइड है, ये कुछ एक्सटर्नली अप्लाइड एजेंट। ठीक है, मैंने ऐसा बोला, एक्सटर्नली अप्लाइड कोई चीज है, कोई क्वांटिटी है जो क्या चाहता है, विच टेंड्स टू, अब जरूरी नहीं है होगा ही, विच टेंड्स टू बोला मैंने यहां पे, चेंज दी स्टेट ऑफ बॉडी। अब व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट ऑफ बॉडी? अब स्टेट ऑफ बॉडी का मतलब क्या है? हम्म, हाँ बिल्कुल, स्टेट मतलब जो उसकी पहले की अवस्था है। ठीक है, जो उसकी स्टेट है उसको चेंज करना चाहता है। ठीक है, तो स्टेट का मतलब कि यहां पे बॉडी हो सकता है कि पहले रेस्ट में हो, बॉडी पहले रेस्ट में हो, तो इसमें चेंज क्या आएगा, ये इसको मोशन में लाना चाहेगा, है ना। ये इसका स्टेट चेंज हुआ, है नहीं है, पहले रेस्ट में हुआ, मोशन में लाना चाहता है, स्टेट चेंज हुआ। दूसरा और क्या हो सकता है स्टेट चेंज में, अगर कोई बॉडी मोशन में है पहले से, तो उसको रेस्ट में लाना चाहते हैं। जैसे गाड़ी है, गाड़ी चल रही है, ब्रेक लगा के हम रोकना चाहते हैं, है ना, तो रेस्ट में लाना चाहते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है कि सपोज कोई बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, हमें उसको इस डायरेक्शन में मूव करना है, तो डायरेक्शन चेंज कर सकता है, ये भी स्टेट चेंज हुआ, है ना। ठीक है, और क्या हो सकता है, किसी बॉडी की शेप या साइज को चेंज करे। लेकिन हमने फर्स्ट क्लास में देखा था कि हमारी बॉडी क्या होती है, बॉडी हमारी क्या होती है, रिजिड बॉडी होती है ना। तो इस अफेक्ट को हम लेके नहीं चलते, इस अफेक्ट को हम लेके नहीं चलते। ठीक है, तो ये वाला अफेक्ट हम मैकेनिक्स में नहीं पढ़ते, इसके लिए अलग सब्जेक्ट होता है। ठीक है, उसमें पढ़ते हैं। तो हम ये चीजें जब पढ़ते हैं मैकेनिक्स में, तो ये उसकी आप बोल सकते हो जो क्या है, चेंज ऑफ स्टेट बोल सकते हो। ठीक है, ये क्या है, हमारी चेंज ऑफ स्टेट। तो मतलब फोर्स ये अफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है किसी बॉडी के ऊपर, या ये अफेक्ट प्रोड्यूस करना चाहता है, मोशन से रेस्ट से मोशन में, मोशन से रेस्ट में, या डायरेक्शन चेंज करना चाहता है। ठीक है, तो यही तीन चीज बचती है ना। समझ पा रहे हो इस बात को? तो ये हमारा फोर्स करता है बेसिकली, ये हमारा क्या करेगा, फोर्स करेगा। ठीक है, फोर्स अब कौन सी क्वांटिटी है हमारी, फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। इसमें सोचना पड़ेगा क्या, ये वेक्टर क्वांटिटी है? नहीं सोचना पड़ेगा ना, इतना इतना सोच के और घबरा के बोल रहे हैं सारे कि वेक्टर, मतलब पूछ रहे हो ऐसा लग रहा है। ठीक है, ऐसा होना चाहिए भाई, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, है ना, जो आप बोल रहे हो करेक्ट बोल रहे हो। ठीक है,
इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी में हमने देखा था कि दो चीजें होती हैं। वेक्टर क्वांटिटी को फुली डिफाइन करने के लिए हमारे पास क्या क्या होता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। ठीक है, अगर मैं बोलूं 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, आपको फोर्स पता है, फोर्स की दिस ये यूनिट होती है न्यूटन, है ना, अभी बताऊंगा अभी इसको। तो इससे कुछ पता नहीं चलता कि फोर्स कहां लग रहा है, कहां नहीं लग रहा है, ऊपर लग रहा है, नीचे लग रहा है, कितने एंगल पर लग रहा है ना। तो हमें इसके साथ डायरेक्शन का कुछ इंडिकेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये फोर्स एक्चुअल में लग कैसे रहा है, कहां लग रहा है। ठीक है, तो ये इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसलिए ही वेक्टर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी है जो डिफाइन होती है मैग्नीट्यूड से और डायरेक्शन से, दो चीजों से। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है, मेरे को उसको कंप्लीटली स्पेसिफाई करना है, तो उसके लिए मेरे को मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, है ना, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, तब वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी। नहीं तो मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया तो वो आधी अधूरी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो इस फोर्स के साथ मुझे बताना पड़ेगा कहां लग रहा है। सपोज मैं बोल दूं ये लेफ्ट में लग रहा है, राइट में लग रहा है, अपवर्ड लग रहा है, या कुछ एंगल पर लग रहा है 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द पॉजिटिव एक्स, तो ये मैंने इसमें क्या दे दिया, डायरेक्शन का रिप्रेजेंटेशन दे दिया। समझ पा रहे बात को, ये मैंने डायरेक्शन बता दिया इसमें। तो इस तरीके से वेक्टर क्वांटिटी हुई। अब तुमसे इसकी यूनिट पूछी जाए तो यूनिट क्या होगी। अच्छा, मैं तुमसे अगर बेसिक फोर्स का फॉर्मूला पूछूं तो फोर्स हम क्या लिखते हैं, फोर्स इक्वल टू दी, अच्छा, मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, तो ये पता होगा तो, है ना, ये आप पढ़ोगे वैसे आगे अभी सेकंड लॉ ऑफ ये आपका थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, तो आपको पता चलेगा ये क्या मीनिंग होता है इसका। ठीक है, अगर मैं बेसिकली अभी बात करूं तो यहां पे ये मास पे और एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है बॉडी के, है नहीं है, मास पे एक्सेलरेशन पे। तो मैं इसकी यूनिट पूछूं तो उसकी यूनिट क्या बनेगी, न्यूटन, है ना। वो न्यूटन क्या है, देखो किसी भी चीज की यूनिट ना हम किसी भी उसके फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। जैसे कि इसका मास है और ये एक्सेलरेशन है, तो मैं मास को क्या लिख सकता हूं, केजी, मास की यूनिट केजी इन एमकेएस, है ना। और एक्सेलरेशन की क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो इसी को 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को 1 न्यूटन बोलते हैं, 1 न्यूटन बोलते हैं, 1 n, है ना। ये 1 n हमारा इसके इक्वल होता है, 1 kg पर मीटर, 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ऐसा क्यों करा हमने, ऐसा क्यों करा, इसके पीछे लॉजिक होगा, ऐसा क्यों करा हम, इसी को ऐसे क्यों नहीं लिखते, न्यूटन क्यों बनाया, नाम क्यों दिया हमने इसको, एनी आइडिया, ऐसा क्यों करा हमने न्यूटन क्यों बोला इसको, हमने इसको केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों नहीं रहने दिया। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सिंप्लीफाई करने के लिए। देखो कि अब आपको पता है फोर्स बहुत ज्यादा यूज होने वाली क्वांटिटी है ना, फोर्स बहुत ज्यादा यूज होता है, तो मैं बार बार कहीं पे कुछ कैलकुलेशन कर रहा हूं, मैं बार बार ये यूनिट लिखूंगा तो बड़ा इनकन्वीनियंट हो जाएगा, है ना। तो थोड़ी कन्वीनियंस लाने के लिए मैंने इसको एक सिंपल, इस पूरे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को मैंने एक टर्म से, एक वर्ड्स, एक अल्फाबेट से रिप्लेस कर दिया, 1 न्यूटन से, 1 कैपिटल एन से, तो वो कन्वीनियंट हो गया मेरे लिए लिखना, है ना। तो ये कन्वीनियंस हो जाती है। दूसरी चीज ये भी है कि कहीं ना कहीं ये जो फोर्स है ये हमारे न्यूटन साहब ने डिफाइन किया था, तो उनको भी थोड़ी सी रिस्पेक्ट मिल जाए, तो ये भी आप बोल सकते हो कि हाँ उनके उसके लिए न्यूटन से ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये रीजन इसका हो सकता है ना। और ये अगर तुमसे कोई पूछे कि न्यूटन होता कितना है, तो 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आपका न्यूटन के बराबर होता है, नॉर्मल फॉर्म में पूछेगा। ठीक है, बाकी इसकी सीजीएस में यूनिट डाइन भी होती है, डाइन, व्हाट डू यू मीन बाय डाइन, डाइन भी इसकी एक यूनिट है, लेकिन ये सीजीएस में लिखते हैं। 10⁻⁻⁵ प्लस 5, क्या किसके इक्वल, मतलब क्या क्या लिखूं भाई, 10 कहां पे आएगा, 1, उल्टा बोल रहे हो, उल्टा बोल रहे हो। ठीक है, देखो अगर मैं डाइन को इसमें कन्वर्ट करूं तो 1 न्यूटन हमारा इक्वल होता है 10⁵ डाइन। ये बोला था क्या, मेरे को लगा माइनस बोल रहे, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है फिर। ठीक है, तो ये है, ये कन्वर्जन है बेसिकली ये सीजीएस में लिखते हैं और ये एसआई में लिखते हैं हम लोग लेटर। हम्म ऐसी बहुत सारी चीजें हैं,
जिसमें पता डायरेक्शन होने के बावजूद भी उनको स्केलर कंसीडर करते हैं। ऐसा प्रेशर भी है, जैसा आपने करंट बोला ना, ऐसा प्रेशर भी है। इसके पीछे रीजन ये है, कलर आप करंट कभी लिखते हो, करंट क्या लिखते हो आप लोग, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 10 एम्पियर, इसके साथ क्या कभी डायरेक्शन देते हो? जो सर्किट है ये सर्किट में ही फ्लो करेगा, ये सर्किट है ये सर्किट में ही फ्लो करेगा। इस सर्किट में कुछ है, रजिस्टर वगैरह लगा, कुछ सप्लाई लगी है, तो इसी में ऐसे ही फ्लो करेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे आपने पोटेंशियल लगा रखा है कुछ, ये यहाँ से नहीं यहाँ पे ऐसे फ्लो कर जाएगा। ये सर्किट के इसके करंट के अंदर अपना भी पाथ जो है उसी में ही फ्लो करेगा। तो इसकी डायरेक्शन क्या है, प्री डिफाइंड है। इसकी डायरेक्शन आप बताओ या ना बताओ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, करंट ही नहीं है, ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज है। ठीक है, यहां तक कि हमारा देखो, अभी मैं तुम्हें इसी में ये चीज बताता भी, हमारा वेट क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट डू यू मीन बाय वेट, वेट क्या है? वेट कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? फिर मास क्या है बताना जरा, फिर मास क्या है? वेट अलग होता है, मास अलग होता है। और मास अच्छा देखो, वेट क्या होता है आपका? फोर्स है एक तरीके का, वेट इज अ फोर्स। हाँ, इसमें क्या होता है एम, और हमें किसी चीज का वेट निकालना तो वो बेसिकली क्या होता है एम जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी 9.81। ठीक है, लेकिन ये ना वेट आप बोल सकते हो वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन ये एक्चुअल में स्केलर क्वांटिटी है। अब इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है कि आप कभी भी वेट के साथ डायरेक्शन नहीं बताते, वेट हमेशा डाउनवर्ड ही होता है। समझ पा रहे हो? वेट हमेशा क्या होता है? डाउनवर्ड ही होता है। कभी भी किसी भी चीज का वेट कभी भी किसी एंगल पे नहीं लगता, ना अपवर्ड लगेगा। आप अपना वेट मेजर करते हो, कभी बताते हो कि कोई चीज मेजर करते हो कि भाई इसका वेट इतनी डायरेक्शन में इतना है? समझ पा रहे हो लॉजिक क्या है इसके पीछे? इसके पीछे लॉजिक यही है, और यही सेम लॉजिक करंट के लिए है, यही सेम लॉजिक करंट के लिए भी है। और ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज है जहां पे ये लॉजिक लगता है, जहां पे आप डायरेक्शन नहीं दे रहे, आप बोल रहे हो वहां पे वो वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वहां पर डायरेक्शन का कुछ ना कुछ इंडिकेशन है, लेकिन वो डायरेक्शन फिक्स है। आप डायरेक्शन बोलो या ना बोलो, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इसकी डायरेक्शन फिक्स है, करंट जो है अपना, हाँ करंट की डायरेक्शन फिक्स है, वेट की डायरेक्शन फिक्स है। ऐसे ही आप अभी आप आगे क्वांटिटी पढ़ोगे, प्रेशर में भी फोर्स आता है, लेकिन उसकी भी, प्रेशर की भी डायरेक्शन फिक्स है, इसलिए वो स्केलर क्वांटिटी है, वो वेक्टर नहीं है। तो यही रीजन है सबके लिए। ठीक है भाई, सबको समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? मतलब कॉम्प्लिकेट तो नहीं हो रहा? क्योंकि देखो बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाली चीजें हैं, अंडरस्टैंडिंग वाली चीजें हैं, कोई बहुत रॉकेट साइंस वाली चीजें नहीं है। ठीक है, इंजीनियर बनने जा रहे हो आप लोग, तो इन चीजों की थोड़ी सी क्लैरिटी होनी चाहिए, है नहीं? ये बहुत बेसिक चीज है। अगर हमें यार देखो यही नहीं पता होगा हमें क्या स्केलर है क्या वेक्टर है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग इन चीजों की होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी इंटरप्रिटेशन होती है। तो आगे चलते हैं। तो ये हुआ हमारा फोर्स का, ये इसकी यूनिट हुई। ठीक है, ये हमारी बेसिक बात होगी फोर्स की। ठीक है, इसको यहीं खत्म करते हैं। फोर्स की तो अभी आगे और भी बात होगी, और भी बहुत सारी चीजें हैं। हमारी पूरी स्टडी फोर्स की है। ठीक है, लेकिन अभी हम सारी टर्म्स को ब्रीफली डिस्कस कर रहे हैं। जैसे मैंने लास्ट क्लास में बोला था, जो मैंने आपको एक टेबल बनवाई थी ना, उसमें मैंने बोला था कि सारी टर्म्स हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे, तो अभी हम वही कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमारी नेक्स्ट क्वांटिटी आती है हमारे पास एक मोमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, मोमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय मोमेंट? फोर्स इंटू डायरेक्शन। ये कौन सा फॉर्मूला होगा भाई? फोर्स इंटू डायरेक्शन। बताओ, फोर्स इंटू डायरेक्शन कौन सा फॉर्मूला हुआ? अच्छा, पता नहीं भाई, चलो और कुछ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग चीज होती है, मोमेंटम अलग चीज होती है, मोमेंट अलग चीज होती है, तीनों अलग अलग है। और बोलो, तीनों अलग अलग है, तीनों के नाम लगभग आप। मोमेंट, मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम बोल रहे हो आपको। देखो 3 टर्म होती हैं ऐसी मिलते जुलते नाम की। एक होता है मोमेंट, मोमेंट अलग है, ये तीनों पढ़ेंगे और तीनों इंपॉर्टेंट है। मोमेंट अलग है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग है, और मोमेंटम अलग है। इन तीनों के नाम में मोमेंट आ रहा है, लेकिन ये तीनों बहुत ही अलग अलग है, तीनों बहुत ही अलग अलग है, और ये तीनों हम पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में तीनों है। ठीक है,
तो अभी जो बात हो रही है वो इसकी हो रही है, मोमेंट की। देखो, नहीं वो तो आप मोमेंटम की बात कर रहे हो भाई, आप मेरे ख्याल से रोटेशनल, चलो ठीक है जो भी है बताता हूँ आपको। देखो मोमेंट एक हमारी नई क्वांटिटी है, ये हमें क्या इंडिकेट करता है, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। देखो मैं अभी आपको एक केस बताता हूँ, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। ये एक मेरे पास रॉड है, ये एक रॉड है, ये जो रॉड है ये एक एंड से क्या है, हिंज है। हिंज का मतलब इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट हो सकती है, समझ पा रहे हो, इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर सकती है। जैसे हमारा डोर होता है ना, डोर हमारा जो चौखट होती है डोर की, उसके अबाउट रोटेट कर सकता है ना, वैसे ही है। सपोज करो उसका टॉप व्यू है, उसका टॉप व्यू देखोगे तो ऐसे ही दिखेगा ना, ऐसे ही डोर का एक रेक्टेंगल आपको दिखेगा और यहां से हिंज है। हिंज मतलब इसके अबाउट रोटेट कर सकती है, ये पॉइंट ऑफ रोटेशन बोल सकते हो, ठीक है, पॉइंट ऑफ रोटेशन। बात समझ आ रही गाइस? देखो अब एक फोर्स का ना एक नया इफेक्ट मिलता है, अब एक फोर्स का नया इफेक्ट मिलता है कि सपोज ये डोर है, ये डोर का टॉप व्यू है, मैंने इसके ऊपर यहां से इस तरीके से फोर्स लगाया, तो अब इसमें क्या देखने को मिलेगा, इसमें क्या देखने को मिलेगा, ये रोटेट हो जाएगा इस तरीके से, है नहीं है। डोर क्या होता है, आप फोर्स लगाते हो हाथ से अपने, घूम जाता है ना डोर, तो ये फोर्स का एक नया इफेक्ट आया। इस रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स को मैंने नया नाम दिया मोमेंट, इसको मैंने नई क्वांटिटी बनाया मोमेंट, ठीक है। आप बोलोगे सर आपने इसको इसके अंदर क्यों नहीं रखा, आपने रेस्ट मोशन रखा, ये डायरेक्शन चेंज रखा, यहीं पे रख देते रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स मोमेंट, यहीं पे रख देते, यहां पे क्यों नहीं रखा, क्योंकि ये हमारा जो मूवमेंट है ना, ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो फोर्स पे डिपेंड करता है, कितना फोर्स लग रहा है, और ये डिस्टेंस कितना है इस पे भी डिपेंड करता है। ये सिर्फ और सिर्फ फोर्स डिपेंडेंट नहीं है, ये डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है कि इनके बीच में कितना डिस्टेंस है। इसलिए ये अलग से नई क्वांटिटी बनी है, और इसी नई क्वांटिटी को हमने नाम दिया है रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। इसी नई क्वांटिटी को हमने नाम दिया है रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। मतलब अब यहां पे डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, ना ही डायरेक्शन चेंज हुआ, ना ही रेस्ट से मोशन में आया, मोशन से रेस्ट में गया, ऐसे बोलो। ये क्या हुआ, बॉडी रोटेट हो गई, आपके फोर्स लगाने से बॉडी रोटेट हो गई, और उसी रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स को मैंने नई क्वांटिटी से रिप्रेजेंट किया मोमेंट, ठीक है। बात समझ आ रही है गाइस? तो ये मोमेंट का बहुत ज्यादा यूज होता है, मोमेंट आपने बहुत जगह लगाते होंगे। कोई आइडिया कहां कहां पे मोमेंट लगाते हो आप लोग, फोर्स लगाने से कहां कहां पे बॉडी घूम जाती है, कहां कहां पे ये लगाते हो आप लोग, कुछ बता सकते हो इसके बारे में, कहां कहां पे हम लोग ये लगाते हैं? तो आप इसको आइडेंटिफाई कर पाओगे आसानी से, देखना आपको पता चलेगा, इसकी फीलिंग आएगी फिर। कौन सा व्हील, जाइंट व्हील, कौन सा व्हील, जाइंट कौन सा होता है भाई? अच्छा वो झूले की बात कर रहे हो, अच्छा ठीक है, चलो और बताओ। ओ भाई साहब, ओ भाई, ओ भाई साहब बड़ा ही भाई ऐसी ऐसी चीजें, खौफनाक एग्जाम्पल मत दो इतने भाई, ठीक है, सिंपल सिंपल एग्जाम। क्या चीज, नहीं स्प्रिंग नहीं होगा, स्प्रिंग में रोटेट, हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ये बड़ा सही एग्जांपल दिया इसने। लैपटॉप क्या है अपने यहाँ से, मतलब ऐसा होता है ना, यहाँ से हिंज टाइप का होता है, रोटेट कर सकता है फ्लैप, इसका स्क्रीन है ना, ठीक है। हाँ तो मोटर बाइक का एक्सीलरेटर, ठीक है, बड़े कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स एग्जांपल दे रहे हो। डोर नॉब, ठीक है, डोर नॉब भी ठीक है, ठीक है। ओपनिंग ऑफ द डोर है ना, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डोर, मोमेंट लगता है यहाँ पे। देखो अब एग्जांपल देता हूँ सिंपल सिंपल, देखो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डोर, टैप, आप साइकिल का पहिया, टैप को ओपन क्लोज करते हैं, फोर्स लगाते हो, है ना, टैप ऐसा होता है ना, ऐसा अगर वो होगा तो यहाँ पे फिंगर से लगाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं, है ना, तो ये घूम जाता है, समझ पा रहे हो, तो ये अब यहाँ पे मोमेंट लगाते हैं, ठीक है। आपका पेन का ढक्कन हम कोई मतलब जो खोलते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पेन कैप, उसमें भी लगता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल हो सकता है भाई, ठीक है बेटा, मैं वो क्या चीज हो सकती है, फैन भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप फैन अपने हाथ से घुमा रहे हो, उसके विंग्स, तब होगा वो मोटर घुमा रही है तब नहीं होगा, ठीक है। स्टीयरिंग व्हील, गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील, ठीक है, तो इन सब जगह हम लोग मोमेंट लगाते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल देखोगे अपने आसपास
मतलब ये मैंने गाड़ी का हैंड ब्रेक बहुत जगह हजारों एग्जाम्पल है। ये तो मैंने वो एग्जाम्पल लिखे हैं जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, आप बोलोगे मैंने ये लैपटॉप सर क्यों नहीं लिखा, ये जो फांसी बता है ये क्यों नहीं लिखा, ये सब क्यों नहीं लिखा, ये एग्जाम्पल्स नहीं आते एग्जाम में, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, या आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन ये एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आते हैं कि इनमें से किस में मोमेंट लग रहा है। ठीक है, बात समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा। समझ आ रही बात? ठीक है ना? तो मोमेंट भी काफी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, इसके ऊपर पूरा चैप्टर है हमारे सिलेबस में, इसके ऊपर पूरा चैप्टर है, हम इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, अब आती है इसके फॉर्मूले की बात। अब इसका फॉर्मूला क्या है? मोमेंट का जो फॉर्मूला है m इज इक्वल टू दी एफ इंटू योर डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस कैसा होना चाहिए? परपेंडिकुलर। यार चैट वैट में मत डालो कुछ भी, चैट में चेक नहीं कर रहा तुम्हारी ना, वैसे किसी को बोलना है बोल लो। चलो ठीक है, ये मोमेंट का फॉर्मूला दिख रहा है, ये बड़ा लाइट लिखा गया ना, मैं दोबारा लिख देता हूं। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये समझ नहीं आ रहा होगा तुम्हें, मैंने ये क्यों लगाया यहां पे, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर, ये क्यों करा मैंने? समझ आ रहा है? फोर्स इंटू डिस्टेंस तो समझ आ रहा होगा, लेकिन ये इसके साथ में ये सिंबल क्या लगाया भाई, ये क्या बनाया? नहीं परपेंडिकुलर तो वो तो तुम्हें दिख ही रहा है। अच्छा देखो, अब मैं तुमसे पूछता हूं, देखो प्रैक्टिकली चीज है, थोड़ी सी आप समझोगे तो आपको समझ भी आएगी आसानी से। यही सेम एग्जांपल है डोर, ये डोर आप टॉप व्यू से देख रहे हो, ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है ना, ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस हुआ d। ठीक है, बट आप यहां पे फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, अब इसके अंदर मोमेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा बताना? ये लगाया तो है, एफ इंटू डी लिखा है, एफ इंटू डी लिख दो यहां पे इसी फॉर्म में, बता दो क्यों, फिर क्या लिखे बताओ? हाँ हाँ, अच्छा हाँ बिल्कुल, देखो यही चीज थी, बिल्कुल इसका जो मोमेंट होगा बेटा जीरो होगा। यही चीज मैं यहां से समझाना चाह रहा था परपेंडिकुलर साइन से। ये परपेंडिकुलर क्या इंडिकेट कर रहा है कि फोर्स और डिस्टेंस क्या होनी चाहिए परपेंडिकुलर इस तरीके से, क्योंकि डिस्टेंस ये है, समझ पा रहे हो? डिस्टेंस हुआ ये वाला है, नहीं है? और फोर्स कैसा है? ऐसा। तो दोनों क्या है? परपेंडिकुलर। लेकिन इस केस में क्या है? दोनों पैरेलल। तो इस केस में कोई मूवमेंट नहीं होगा, डिस्टेंस भी ऐसा हुआ इसी डायरेक्शन में, फोर्स भी ऐसा ही हो गया, पैरेलल हो गए ना, तो इस केस में कोई मूवमेंट नहीं होगा। आप ये चीज ऑब्जर्व भी कर सकते हो, अपना जो घर का दरवाजा होता है ना, उसमें यहां से फोर्स लगाना, जो एंड होता है यहां से फोर्स लगाना, तो ना ही वो ओपन होगा ना ही क्लोज होगा, वो फोर्स यहां पे आएगा, फाउंडेशन इसकी जो चौखट है उस पर आएगा, है नहीं है? तो हमेशा हम ऐसे फोर्स लगाते हैं ना परपेंडिकुलर, समझ पा रहे हो? आप ऐसा लगाओगे तो कुछ भी मूवमेंट क्रिएट नहीं होगा, मूवमेंट क्या होगा? जीरो होगा। तो फोर्स और डिस्टेंस के बीच में रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए, तभी कुछ ना कुछ मूवमेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। हाँ बिल्कुल होंगे भाई, ट्रिग्नोमेट्री बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए मैकेनिक्स पढ़ने के लिए। ठीक है, मैकेनिक्स के लिए ट्रिगो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, साइन कॉस वगैरह में किसी भी चीज को ब्रेक करना, क्या एंगल्स हैं क्या नहीं है, ये देखो मैं अभी पूछता हूं तुमसे, लो अभी देखना, इसमें कुछ बच्चे कर लेंगे इसको, कुछ बच्चे अटक जाएंगे इसमें, अभी मैं प्रूफ कर देता हूं ये बात। बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, और लो बताना बेटा मोमेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा? मोमेंट का फॉर्मूला बोलो पूरा। एफ डी कॉस थीटा बनेगा, साइन थीटा बनेगा, या टेन थीटा बनेगा? देख लो ध्यान से, ध्यान से देख लो। बताओ। हाँ, अब इसके देखो, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होती है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, ये मैं तुम्हें आगे लॉ पढ़ाऊंगा भी, लॉ ऑफ रिजोल्यूशन होता है, ये पढ़ोगे भी, बाकी कुछ नहीं है, नाम इसका लॉ ऑफ रिजोल्यूशन है। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होती है जब कभी भी एंगल पे लगती है तो उसको दो कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं, एक कंपोनेंट होगा ऐसा और एक कंपोनेंट होगा ऐसा। ठीक है, एंगल के साथ वाला जो कंपोनेंट होता है हमेशा कॉस थीटा होता है, ये वाला कंपोनेंट होगा कॉस थीटा और ये वाला होगा आपका एफ साइन थीटा। ठीक है, तो इनमें से अब इसका काम खत्म, एफ वाले का। अब ये दो कंपोनेंट्स में ब्रेक हो गया, इन दोनों में से कौन सा मोमेंट क्रिएट कर रहा है?
कौन सा मोमेंट लगा रहा है इसके ऊपर, एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा इंटू डी, ये मोमेंट होगा इस केस में, बस। ठीक है, पहले ठीक बोल रहे थे तुम, ठीक है, पहले शायद तुमने यही बोला था ना, पहले ठीक बोल रहे थे। हाँ हाँ, मैं इसलिए ही तुम्हें कंफ्यूज कर रहा था। ठीक है, देखो कंसेप्ट स्ट्रांग होते हैं ना। हाँ बिल्कुल बोला था, मैं वही तो कह रहा हूं, मैं तुम्हें कंफ्यूज इसलिए कर रहा था ताकि तुम फंसो इसमें। ठीक है, तो मैं यही बताना चाह रहा हूं, देखो ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री क्या, पूरी मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट है। और देखो ये नहीं कि ये मैकेनिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारी ना आगे बीटेक की लाइफ भी आसान बनाएगी। क्योंकि बीटेक में क्या होता है, कोई भी सब्जेक्ट होता है ना मैथमेटिकल बेस होता है, सारे सब्जेक्ट्स। अगर हमारा मैथमेटिक्स का बेस स्ट्रांग नहीं होगा ना, क्योंकि डिप्लोमा में क्या होते हैं, सारे सब्जेक्ट्स थ्योरेटिकल होते हैं, हम कोई भी चीज पढ़ते हैं उसकी थ्योरी पढ़ते हैं, लेकिन बीटेक में सब चीजें प्रूव करनी होती हैं, सब चीज मैथमेटिकल ओरिएंटेड ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसलिए मैथ्स का हमारा बेस स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो यार आगे ना बीटेक में लाइफ बड़ी मतलब ना घिस से पिटते हुए जाएगी तुम्हारी, जैसे डिप्लोमा में अभी जा रही है ना कुछ बच्चों की, वैसी जाएगी। तो उसका कोई फायदा नहीं है उस बीटेक, अगर वैसे बीटेक करनी है तो उसका कोई फायदा नहीं है, हर कोई करता है फिर तो। ठीक है, तो मैं ये बोलूंगा अभी से तुम्हारे पास देखो टाइम भी है, अभी थोड़ा सा काम करना स्टार्ट करो, अच्छे हो जाएगी ये है। और बाकी ये कैसे आता है, ये हम आगे लॉ होता है एक, लॉ ऑफ रेजोल्यूशन, ये कैसे करा। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये होगा सर आपने ये तो चलो बता दिया, अब ये तो बताओ ये आया कैसे। ये हम आगे पढ़ेंगे, ये नेक्स्ट टॉपिक, बाद का टॉपिक है, ये पढ़ेंगे। ठीक है, मोमेंट समझ आया, मोमेंट क्या है, मोमेंट। और यहां पे ये समझ आया एफ इंटू डी परपेंडिकुलर क्यों लिखा है। गाइस बात सबको समझ आ रही है, नहीं आ रही है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे उनको लग रहा होगा क्या चल रहा है क्लास में। ठीक है, ऐसा होता है स्टार्टिंग में। ठीक है, क्योंकि आप कुछ कुछ नई चीजें पढ़ रहे हो अब, क्योंकि इसमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, और कहीं ना कहीं बेसिक कंसेप्ट भी इन्वॉल्व है। ठीक है, चलो अब मैं तुमसे यूनिट पूछूं, मोमेंट की यूनिट क्या होगी, तो क्या बोलोगे। हाँ बिल्कुल है ना, फोर्स का न्यूटन और डिस्टेंस का मीटर, तो यूनिट तो न्यूटन मीटर ही आएगी, तो ये तो काम खत्म। ठीक है, बस ये है हमारा मोमेंट। और बाकी हम इसके बारे में डिटेल भी पढ़ेंगे, इसमें लॉज वगैरह भी होते हैं दो चार, वो जब हमारा चैप्टर आएगा तो उसमें पूरे अच्छे से पढ़ेंगे इसको। ये जस्ट इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है। ठीक है, एप्लीकेशन हो गया और इसका ये इंटरप्रिटेशन हो गया, एंगल पे होगा तो क्या होगा। चलो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वगैरह हो गया, फोर्स वगैरह हो गया। कौन सी क्वांटिटी रह गई हमारी, बताओगे एक बार मेरे को देख के कौन कौन सी रह गई है हमारी, मेरे को याद नहीं है एक्चुअली। एक्सेलरेशन, बेटा एक्सेलरेशन हो गया है, वर्क रह गया होगा, पावर रह गया होगा, हाँ ये दो रह गएंगे, और प्रेशर, अच्छा ये सब रह गया, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, तो ये सब करते हैं, अब मैंने लिख लिया, इनको भी याद रहेगा। ठीक है, चलो अब आते हैं वर्क पे। देखो मोमेंट के साथ ही लेते हैं वर्क को, बड़ा अच्छा समझ आएगा मोमेंट और वर्क में फर्क समझ आएगा। वर्क क्वांटिटी लेते हैं अब, डब्ल्यू और के। ठीक है, बताओ व्हाट डू यू मीन बाय वर्क, व्हाट डू यू मीन बाय वर्क, किसी काम का होना। हम जो कर रहे हैं अभी वर्क कर रहे हैं क्या, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज वर्क, जिसमें अपना कोई एनर्जी, अच्छा अच्छा सिंपल भाषा में, ठीक है भाई, फिलोसफिकल बात पे आ गए तुम तो। और बताओ। हाँ बिल्कुल, देखो फिजिक्स की नजरों में ना, आपने जो कुछ भी बोला ये सब वर्क नहीं है अभी तक जो बोला गया है ना। फिजिक्स की नजरों में यहां तक हम बैठ के पढ़ रहे हैं ना, हम पेन चला रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, वो वर्क नहीं है। फिजिक्स की नजरों में वर्क क्या होता है, जब हमने फोर्स लगाया और उस फोर्स की डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, या वो फोर्स कुछ डिस्प्लेसमेंट कर पा रहा है, तो वर्क होगा, तो वर्क होगा, अनलेस अनटिल वर्क नहीं होगा। बात समझ पा रहे हो। ठीक है, देखो सपोज मैं एग्जांपल देता हूं एक, ये दीवार है हमारी एक, ये क्या है, दीवार है ना। अब कोई बच्चा एक, वो इस दीवार पे धक्का मार रहा है, तो
क्या वो कुछ वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा? क्यों यार? उसकी एनर्जी तो जा रहा है, उसकी एनर्जी तो जा रही है। अभी कोई बच्चा बोल रहा था सर इट इज अ एनर्जी कंजम्पशन, कुछ ऐसा कुछ बोला था उसने। हाँ, दीवार हिलेगी तभी। हम कोई बाहुबली तो है नहीं कि भाई दीवार हिला देंगे, है नहीं है? तो रजनीकांत तो है नहीं। हाँ बिल्कुल। तो फिजिक्स क्या कहता है, आप पूरे दिन इसको धक्का मारते रहो, आपकी एनर्जी चाहे भाई साहब एट द एंड ऑफ द डे खत्म हो जाए, आप बेहोश हो जाओ, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपने कुछ भी वर्क नहीं किया। क्योंकि वर्क इज सेट टू बी डन ऑन बॉडी व्हेन देयर इज, यू कैन से, डिस्प्लेसमेंट ऑन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है, वर्क तभी माना जाता है फिजिक्स में जब आपका बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट हो फोर्स की डायरेक्शन में। ठीक है, तो उसको वर्क बोलते हैं। वर्क का फॉर्मूला है हमारा, गाइस हैंडराइटिंग समझ आ रही है मेरी, क्या लिख रहा हूं मैं? थोड़ी अच्छी नहीं आ रही है, लेजिबल है ना? लेकिन अच्छी है क्या? मतलब और सब मेरे से बेकार लिख रहे हैं? कोई बात नहीं, फीलिंग समझा करो टीचर्स की, सब समझ आ जाएगा। नवीन सर की फीलिंग समझो, क्या पढ़ाना चाह रहे हैं वो। बेटा, अरे बेटा रिकॉर्डिंग जा रही है, ध्यान रखो, ठीक है? ज्यादा मत बोलना। चलो, अरे होना भी चाहिए, एक बंदे को स्ट्रिक्ट होना भी चाहिए, है ना? चलो, हाँ, अब यहां पे क्या हुआ, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, इसके ऊपर फोर्स लगाया तो फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये ब्लॉक यहां से डिस्प्लेस होकर यहां पे आया। ठीक है, तो इसमें कुछ वर्क हुआ, इस पे कुछ वर्क हुआ। अब वर्क का फॉर्मूला क्या बना, जितना फोर्स लगाया और जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे ये बताओ मोमेंट में और उसमें फर्क क्या हुआ? उसका भी F इंटू डी था, इसका भी F इंटू डी था। यही बहुत बड़ी ब्यूटी है यहां पे कि इन दोनों में फर्क क्या हुआ फिर। और यहां पे पैरेलल है। हाँ हाँ बिल्कुल, ये दिख गया ना? तो ये फर्क है दोनों क्वांटिटीज में बहुत ज्यादा, कि यहां पे क्या है, फोर्स की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं, लेकिन वहां पे इससे कुछ मूवमेंट क्रिएट ही नहीं होगा। तो दोनों में ये बहुत ज्यादा फर्क है। ठीक है, कि अगर फोर्स की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तब वर्क होगा, अगर नहीं है हो रहा तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा वर्क। अब इसकी यूनिट की बात करूं, इसकी यूनिट क्या होगी? हाँ, न्यूटन मीटर। और कभी कभार इस न्यूटन मीटर को, 1 न्यूटन मीटर को 1 जूल भी लिख देते हैं। ठीक है, 1 जूल भी लिख देते हैं, जे, कैपिटल जे। ओके, हाँ, मोमेंट की टेक्निकली लिख सकते हो, लेकिन वो टेक्निकली लिख सकते हो लेकिन लॉजिकली करेक्ट नहीं है। ठीक है, टेक्निकली लिख सकते हो बेटा, कोई गलती नहीं है उसमें, बोलने को बोल सकते हो, लेकिन पता क्या होता है, एक ना वर्क एनर्जी प्रिंसिपल होता है। बोलो बोलो। नहीं, काटा नहीं जाएगा, वैसे मैं बताता रहा हूं, देखो मैं बोल रहा हूं टेक्निकली ठीक है लेकिन लॉजिकली करेक्ट नहीं होती वो। क्योंकि यहां पे ये जो जूल लिखते हैं ना, ये वर्क एनर्जी थ्योरम होती है, तो उसमें ये वर्क हमारा क्या होता है, चेंज इन एनर्जी में आता है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आ जाता है, तो इसलिए यहां पे लिखते हैं, लेकिन वहां पे नहीं लिखते। ठीक है, ये पढ़ोगे ये सब चीजें आप आगे। ठीक है, तो सब चीजें समझ आती रहेंगी धीरे धीरे करके। तो ये हुआ हमारा वर्क। देखो अब इसी में थोड़ा सा आगे और बताता हूं। सपोज अब यही फोर्स लग रहा है थीटा एंगल पे, और बॉडी डिस्प्लेस होकर आएगी। माइक बंद कर दो, कोई कौन है भाई? ये बॉडी डिस्प्लेस होकर आई यहां पे। अब मैं तुमसे यहां पे पूछ रहा हूं, यहां पे वर्क क्या होगा? देखो मैं आपको बता देता हूं, आपको शायद कंपोनेंट्स ब्रेक करने में थोड़ी डिफिकल्टी हो, मैं इसको पहले बता देता हूं कंपोनेंट क्या होगा, ये मैं समझाऊंगा तुम्हें। मैं इसको बोल देता हूं एफ एक्स, इसका ही एफ एक्स कंपोनेंट और इसी का एफ वाई कंपोनेंट। इस फॉर्म में बता दो मेरे को क्या आंसर होगा इसका। ये इसी के मैंने कंपोनेंट्स ब्रेक कर दिए। यहां पे कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा? एफ एक्स डी, है ना? एफ एक्स डी एक्स वाला होगा, है ना?
एफ एक्स इंटू डी, तो ये वर्क क्रिएट करेगा यहाँ पे, ठीक है। और ये कंपोनेंट क्या आता है कैसे नहीं आता है ये हम बाद में करेंगे, इसके लिए लॉ है, ठीक है, मैं अभी इसमें नहीं जा रहा। ओके, समझ आ गया वर्क। अब ऐसे ही वर्क के बाद एक क्वांटिटी आती है, वर्क के बाद एक क्वांटिटी आती है पावर। लो जी ये बताओ, हाँ रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना। देखो अब दो जने हैं, एग्जांपल देखो इसका, दोनों ने इस ब्लॉक को 1 मीटर खिसकाया, कितना फोर्स लगा के, सपोज 10 न्यूटन फोर्स लगा के। ओ माय गॉड, लाइक दिस। दोनों केसेस में सेम है, ठीक है। वर्क क्या होगा दोनों के केस में, इसमें वर्क क्या होगा, इसमें क्या होगा, है भाई, वर्क क्या होगा दोनों केसेस में, है नहीं, हाँ वही क्या होगा बताओ ना, वैल्यू बताओ, है ना 10 होगा, है ना, होगा ना, मानते हो ना इस बात को। लेकिन मैं अब तुम्हें बोलता हूं कि इस बंदे ने जो ये जो काम किया फर्स्ट वाले ने, इसको मैं ए बोल देता हूं और इसको बी बोल देता हूं। इस ए वाले ने ये जो काम किया, ये सपोज इसने लेट्स से 10 सेकंड के अंदर करा, ठीक है, और इसने ये काम किया 20 सेकंड में किया। तो अब इस चीज को आप बोल सकते हो पिक्चर में लेने के लिए, टाइम को पिक्चर में लेने के लिए हमारे पास एक नई टर्म आई पावर, कि इनमें से पावरफुल कौन हुआ, जिसने ये काम कम टाइम में किया। बात समझ पा रहे हो, है नहीं है ना, हाँ है ना। इस पावर किसकी ज्यादा हुई, ए की, क्यों, क्योंकि उसने सेम काम किया बी के कंपैरिजन में, लेकिन आधे टाइम में किया भाई, उसने आधे टाइम में किया। इसलिए ही हम पावर को क्या बोलते हैं, इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। ओके, कितनी आपके रेट से काम हो रहा है, आपका कितना रेट से काम हो रहा है। या बहुत बारी इसको ये भी लिख देते हैं वर्क डन बाय टाइम टेकन, वर्क डन बाय टाइम टेकन, मतलब कितना वर्क किया और कितने टाइम में किया, वर्क डन बाय टाइम टेकन, तो वो हो गया आपका पावर, ठीक है। ये अनदर डेफिनेशन है। तो यहां पे पावर, इसकी पावर क्या आ जाएगी, कितनी आ जाएगी आपकी 1 वॉट, है ना, और यहां पे क्या आ जाएगी आपकी 0.5। तो कौन ज्यादा पावरफुल हुआ, ये वाला, पावर ऑफ ए इज ग्रेटर देन पावर ऑफ बी, है ना, क्योंकि इसने सेम काम किया लेकिन कम टाइम में किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होती है हमारे लिए पावर, है नहीं है, पावर बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होती है। तो किसी भी चीज की मशीन की एफिशिएंसी वगैरह या कुछ भी निकालते हैं हम लोग, आपने देखा होगा तो पावर से निकालते हैं वो लोग, है ना, क्योंकि वो हमें जो भी चीज है, जो भी काम है आपका, उसमें आपका टाइम का भी आपका कुछ वेरिएशन इंक्लूड हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं आपकी एफिशिएंसी से भी इंक्लूड हो जाता है। तो ये ज्यादा आपका एफिशिएंट हुआ आपका इसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो सिर्फ ये नहीं है कि सेम काम करना, वो सेम काम करना कम से कम टाइम में इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोग अब लीड की तैयारी कर रहे हो, है ना, कुछ बच्चे होता है लीड की तैयारी के लिए भाई ब्रेक भी लेते हैं, 1 साल का 2 साल का ब्रेक लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उनमें से पूछा जाए कि कौन ज़्यादा इंटेलिजेंट है या कौन ज़्यादा पावरफुल है, तो आप बोलोगे जिसने अपने मतलब 3rd ईयर में ही क्वालिफाई किया, जिसने अपनी मतलब उसी डिप्लोमा के साथ क्वालिफाई किया, है नहीं है। तो क्वालिफाई करना इंपॉर्टेंट नहीं होता, इंपॉर्टेंट क्या होता है, कम से कम टाइम में क्वालिफाई करना, ठीक है। बात समझ पा रहे हो। कोई भी आप किसी भी चीज को ले लो, सिर्फ ये नहीं होता कि आप उसको क्वालिफाई कर लो, आज करो 10 साल में करो 20 साल में, तो उसका सिग्निफिकेंस ही नहीं है कुछ। उसको क्वालिफाई करना एग्जाम को कम से कम टाइम में, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए ही हमारे पास नई टर्म है पावर, क्योंकि वर्क हमारे को सब कुछ नहीं प्रोवाइड कर रही थी, वर्क हमें ये इंफॉर्मेशन नहीं दे रही कि इसमें इसने काम कितने टाइम में किया। गाइस बात समझ आ रही क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। और कोई बंदा अपने ऊपर इसको पर्सनल मत लेना, ये जस्ट मैंने एग्जांपल दिया कि मैं किसी को टारगेट कर रहा हूं, मेरे को कोई नहीं पता यहां पे कोई है या नहीं है, ठीक है, मेरे को किसी का नहीं पता, तो जस्ट एग्जांपल दिया मैंने ये, ठीक है। देखो कोई बंदा गवर्नमेंट जॉब में लगता है, वो अगर 30 साल तक एलिजिबल था, वो 30 साल में जाके लगता है, और एक बंदा 22 साल में ही लग जाता है या 21-22 साल में लग जाता है, तो उनमें से कौन ज्यादा सही हुआ, जो 30 साल में लगा है वो या 22 साल वाला। क्यों 22 वाला कैसे अच्छा हुआ, हाँ बिल्कुल, कम टाइम में लग गया, उसका प्रमोशन ज्यादा होगा आगे, है ना, उसकी सैलरी ज्यादा बढ़ेगी, आगे आगे अच्छे लेवल तक जा सकता है वो,
है ना। जो पहले ही 30 साल में लगा है उसको बेचारे को कहां 10 साल बाद प्रमोशन मिलेगा, रिटायर हो जाएगा 20 साल बाद तो वैसे ही वो। समझ पा रहे हो बात को। तो कोई भी चीज होती है टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसमें। सिर्फ ये नहीं होता कि भाई करना है, लेकिन कम से कम टाइम में भी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब ये डेली लाइफ के लिए भी ये चीजें वैलिड है। चलो, वर्क हुआ, पावर हुआ, अब आते हैं प्रेशर पे। बेटा पावर की यूनिट होती है आपकी जूल पर सेकंड। 1 जूल पर सेकंड क्या हुआ आपका, वॉट ही हुआ। जूल पर सेकंड क्या हुआ, 1 वॉट, डब्ल्यू। ठीक है, क्योंकि यहां पे क्या है, पावर का फॉर्मूला क्या बना, W अपॉन टी बना, W अपॉन टी। ठीक है, अच्छा इससे पहले मैं एक क्वेश्चन देता हूं पावर के रिलेटेड। वर्क डन by some person is given as W equal to the or 10t cube minus 2t. So find power in 2 seconds. बताओ, पावर का फॉर्मूला एक ये भी होता है डिफरेंशियल फॉर्म में। इसको क्या लिख सकते हैं, यहीं पे लिख देता हूं, स्पेस नहीं है पीछे। dw बाई डी टी, dw बाई डी टी। ठीक है, वो तो बेसिक फॉर्मूला हो गया वर्क डन अपॉन टाइम। ये डिफरेंशियल फॉर्म में ये होता है। ठीक है, जो हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं ना वो इसके हिसाब से आते हैं। वो अब वर्क ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें वर्क दे दिया, टाइम दे दिया, भाई निकाल के बताओ बच्चों वाला 7th 8th वाला, वैसा नहीं आएगा एग्जाम में। अब इंजीनियर बनने वाले हो तुम लोग, बताओ क्या करोगे। हाँ हाँ, आंसर बताओ ना कितना आ रहा है। अच्छा, और किसी का आ रहा है। 118 118 118 आ रहा है। अच्छा चलो, तो पावर क्या है हमारा, dw बाई डी टी ना। तो w हमें गिवन है यहाँ पे टाइम का फंक्शन, दैट इज 10t क्यूब माइनस 2t। अब देखो इसके लिए तुम्हें थोड़ी सी डिफरेंशिएशन बेसिक वाली तो आनी चाहिए, है ना। xn वाली हो गई है, xn वाली है ना, ये तो आती होगी। तो क्या लिखेंगे इसको हम, दैट इज ये 10t क्यूब है तो ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 3, दैट इज 30 t स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, और टाइम कितना गिवन है 2 सेकंड में निकालना है हमें। तो यहाँ पे t इक्वल टू 2 सेकंड पुट कर देंगे। तो कितना आ जाएगा ये 30 इंटू आपका ये कितना हो गया 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस 2, तो 4 इंटू योर 30 120 माइनस 2, सो 118 वाट। ओके, समझ आया कैसे करा, सिंपल क्वेश्चन है देखो, है ना। हाँ बस यही है, ठीक चल, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आगे। अब तुम ना फिर इन चीजों के लिए प्रिपेयर रहना, ऐसा मत सोचना यार तुम्हें वर्क देगा, वर्क अपॉन टाइम करोगे, वो चीजें नहीं आएंगी। देखो यार बच्चों वाली चीजें हो गई, है ना। अब इंजीनियर बनने वाले हो आगे, तो आगे ऐसी चीजें आएगी नहीं, फंक्शंस के रिस्पेक्ट में तुम्हें चीजें गिवन होती हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताओ यहां पे ये जो अगर क्वेश्चन टफ बनता तो ये किससे टफ बनता, ये मैकेनिक्स का फॉर्मूला टफ बनाता है इसको, या इसकी मैथमेटिक अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन नहीं आती तो ये टफ बनाता, तो उसकी मैथमेटिक्स टफ बनाती है। नहीं है, यहां पे भी क्या है मैथमेटिक्स है। ऑल्दो छोटा सा फंक्शन है, इसकी सबको आती होती है, लेकिन फिर भी अगर नहीं आती तो यहां पे तुम इसमें फंस जाओगे, है ना। तो इन चीजों को तभी मैं कह रहा हूं थोड़ा सा मैथ्स पे फोकस देना है तुम्हें। चलो, अब नेक्स्ट क्वांटिटी आती है प्रेशर, एग्जाम का प्रेशर, लीड क्वालिफाई करने का प्रेशर, प्रेशर ही प्रेशर, प्रोजेक्ट का प्रेशर। कितने प्रेशर है तुम्हारे ऊपर अभी 3rd ईयर में, एक तुम्हारे ऊपर होगा तुम्हें 3rd सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, एक होगा प्रोजेक्ट का, एक होगा अब एग्जाम लीड का भी आ गया, तो बहुत प्रेशर है तुम्हारे ऊपर, है ना। है प्रोजेक्ट का ज्यादा है, अच्छा। अरे डिस्ट्रिक्ट सेंटर नहीं जा रहे क्या तुम लोग हैं, डीसी जाओ ना, डीसी से मिल जाएगा प्रोजेक्ट का प्रेशर क्यों ले रहे हो। चलो, है ना। तो व्हाट डू यू मीन बाय प्रेशर,
फोर्स पर यूनिट एरिया। अच्छा, बस यही है, बस। अच्छा अच्छा, और कुछ? ये तो ठीक है, ये तो यहां से ऊपर नीचे कर दिया, आ गया, वो तो ठीक है। वो तो आप पढ़ते हो 7th 8th में, है ना कि? हाँ वो ठीक है, और बताओ। अब यहां पे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं ये चीज, तो कुछ तो और देखेंगे ना इसमें, है ना? वो तो ठीक है, ये पास्कल है, फोर्स अपॉन एरिया है। अब इसमें भी कुछ होगा, फोर्स अपॉन एरिया में भी कुछ होगा, या कुछ भी हो सकता है फोर्स अपॉन एरिया। चलो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, फिर बताना। ये कंटेनर है, इसके अंदर पानी फील्ड है, इसके अंदर क्या है, पानी फील्ड है, ठीक है। इसके ऊपर हमने क्या करा, इसके ऊपर मैंने एक पिस्टन रखा, पिस्टन क्या, प्लेट टाइप मानो, प्लेट, ऐसे प्लेट रखी हुई है, इसके ऊपर ऐसे एक प्लेट रखी हुई है, ठीक है। मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, मैंने इस प्लेट के ऊपर, ये प्लेट ना ऊपर नीचे मूव कर सकती है, ठीक है, ये प्लेट ऊपर नीचे मूव कर सकती है। मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया कुछ इस तरीके से, इस प्लेट के ऊपर इस तरीके से, तो इसमें प्रेशर कितना लगेगा, और इसका एरिया होगा पूरा, इसका एरिया होगा, जैसे आपने इंजेक्शन देखा होगा ना, इंजेक्शन होता है हमारा नॉर्मली, वैसा ही है कुछ कुछ, सिरिंज, है ना। हम इस पे यहाँ पे प्लंजर होता है जो मूव करता है, इसके हेड पे यहाँ पे फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो इसमें भी प्रेशर क्रिएट होता है ना, तभी फ्लूइड निकलता है। और ये इसका एरिया, समझ पा रहे हो क्या पूछना चाह रहा हूँ? यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर होगा आपका, इस केस में, सिरिंज के केस में F/A, जो आपने फोर्स लगाया अपॉन में एरिया। इस केस में प्रेशर क्या होगा, बता सकते हो कुछ? जीरो। मैं बता रहा हूं तुम्हें, जीरो है इस केस में प्रेशर। अब तुम रीजन बता सकते हो क्यों होगा ऐसा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर तुम यार ये बात सोचो, अगर तुम इसी सीरीज पे ऐसे प्रेशर ना लगा के, थंब से ऐसे ना लगा के ऐसे लगाते तो क्या होता भाई? तो कोई प्रेशर लगता, यहां से आपका जो भी है, जो भी इसके अंदर मेडिसिन है वो बाहर निकलती नहीं निकलती, है नहीं है? तो प्रेशर एंड फोर्स अपॉन एरिया में भी क्या होता है, रिलेशनशिप होना चाहिए। यहां पे भी, यहां पे भी कुछ रिलेशनशिप है, बात समझ पा रहे हो? और वो क्या रिलेशनशिप है, ये फोर्स क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए एरिया के, ठीक है। ये फोर्स क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए एरिया के। अब ये कंप्लीट डेफिनेशन है। तो अब फोर्स, अब प्रेशर को डिफाइन कैसे करते हैं? प्रेशर की जो डेफिनेशन है वो क्या है, प्रेशर इज दी नॉर्मल फोर्स, इट इज नॉट फोर्स अपॉन एरिया, इट इज अ नॉर्मल फोर्स, ओके, नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया। तो ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे, ये नॉर्मल, कहां पे परपेंडिकुलर, पैरेलल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्योंकि अगर आप सिर्फ फोर्स अपॉन एरिया बोलते हो ना, फोर्स अपॉन एरिया कोई दूसरी क्वांटिटी भी हो सकती है, स्ट्रेस भी होता है, स्ट्रेस का भी यही फॉर्मूला होता है, लेकिन वो अलग क्वांटिटी है, दैट इज एंटायरली डिफरेंट क्वांटिटी, ओके। सो इट इज अ नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन अ पर यूनिट एरिया। नॉर्मल का मतलब क्या, नॉर्मल का मतलब क्या, परपेंडिकुलर, है ना। तो इसलिए ही हम फोर्स क्या हो लिखते हैं, फोर्स क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन एरिया, मतलब एरिया के परपेंडिकुलर लगेगा तभी फोर्स, प्रेशर जनरेट होगा, तभी प्रेशर लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा, ठीक है। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूं? व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस, यूनिट क्या बनेगी इसकी, फोर्स का न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब यहां पे भी इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम इक्वल लिखते हैं, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्या लिखें, पास्कल और PA, है ना। ठीक है, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? देखो, अब हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर कुछ प्रेशर डाल रहा है, आपने सुना होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का नाम,
है ना? सुना है इसका नाम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का? क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर? वातावरण का प्रेशर, है ना? आपने देखा है हम अपने प्यारे अर्थ पे रहते हैं, हमारे अर्थ के ऊपर बहुत सारी लेयर्स हैं, है ना? स्ट्रेटोस्फेयर, लिथोस्फेयर, मिथोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, ऐसे स्पेयर लेयर्स हैं, है ना? एयर, डिफरेंट डिफरेंट एयर्स की लेयर्स हैं, है ना? तो उनकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी के ऊपर कंटिन्यूसली क्या लगता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक कंटिन्यूसली हमारे ऊपर लगता है, हमारे ऊपर अभी भी लग रहा है, हमें फील नहीं हो रहा। हमें फील क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम उसके यूज टू हो चुके हैं, वो हमारे ऊपर बचपन से लग रहा है, हमने उसके बिना कभी कुछ देखा ही नहीं है। बात समझ रहे हो? हमने उसके बिना कभी कोई एटमॉस्फेयर दूसरा देखा ही नहीं है, तो इसलिए हमें ये फील नहीं होता है। नहीं है, जब कोई चीज हमारे ऊपर बचपन से लग रही है, जब से पैदा हुए हैं और अभी तक लग रही है, उसके बिना तुमने कभी कोई कुछ देखा ही नहीं है, तो तुम्हें वो फील होना ही बंद हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें कुछ पता ही नहीं कि उसके अलावा क्या होता है, हमें पता ही नहीं है। ठीक है, तो हमारे ऊपर कंटिन्यूसली अभी एटमॉस्फेयर क्या है, प्रेशर डाल रहा है ड्यू टू दी डिफरेंट लेयर ऑफ योर एयर। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है, इसकी पर्टिकुलर वैल्यू है अर्थ के ऊपर। क्या वैल्यू होती है इसकी एटमॉस्फेयर प्रेशर की? फिक्स वैल्यू होती है। इसको हम शॉर्ट बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग 1 ATM, एटीएम बोलते हैं शॉर्ट में, एटीएम 1 ATM। ये हमारे ऊपर वैल्यू लग रही है, दैट इज 1.01325 इंटू 10⁵ योर पास्कल। पास्कल, ये वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, हमारे ऊपर अर्थ अभी इतना प्रेशर हमारे ऊपर लग रहा है, और आप देखो ये कितना ज्यादा प्रेशर है, 1,00,000 पास्कल के बराबर। तो यार ये तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें पता ही नहीं चल रहा है। नहीं, हमें पता ही नहीं चल रहा। क्यों नहीं पता चल रहा? क्योंकि हमें हमारे ऊपर ये प्रेशर कब से लग रहा है, जब से हम पैदा हुए तब से लग रहा है, और अभी तक लग ही रहा है, और ये लगता रहेगा हमेशा, ये लगता रहेगा, हम इसके यूज टू हो चुके हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर डाल रहा है। इसको कभी कभार बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं, बार, तो वो यही वैल्यू होती है। बार मतलब बैरोमेट्रिक होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है प्रेशर मेजर करने के लिए, बार। तो 1 बार इज सेम एज 1 ATM, और ये इक्वल, हाँ किसमें? रॉकेट, हाँ बिल्कुल लगता है, क्यों नहीं लगता? उस पर तो और भी फोर्सेस लगते हैं, ड्रैग वगैरह भी फोर्सेस लगते हैं। अरे यार पता है क्या होता है, जो रॉकेट की मेजर पावर जाती है ना, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर क्रॉस करने में जाती है। आपने कभी मिशन वगैरह कभी आपने देखे हो ना, चंद्रयान वगैरह मिशन, सैटेलाइट लॉन्चिंग में हमेशा क्या होता है, मेजर पावर क्या होती है, अपने ही ग्रेविटी को, अपने ही एटमॉस्फेयर को क्रॉस करने में पावर जाती है सब सैटेलाइट्स की, सब जो भी लॉन्चिंग होती है। जब वो एक बार ये सैटेलाइट क्रॉस कर देती है ना अपने एटमॉस्फेयर को, सो उसके बाद उसमें बहुत कम एनर्जी जाती है। हाँ, अर्थ की ग्रेविटी को क्रॉस करना है, अर्थ की ग्रेविटी को क्रॉस कर दिया, 90% फ्यूल आपका अर्थ की ग्रेविटी में कंज्यूम होता है ना? आपने मून पिक्चर देखी होगी, वो कौन सी पिक्चर थी, अक्षय कुमार वाली अभी आई थी, क्या नाम था, मंगल, जो भी थी ये, है ना? वो देखी होगी, हाँ मिशन मंगलयान, उसमें देखा होगा ना, बाद में तो वो सैटेलाइट को ऑन ऑफ करके भी चला लेते हैं, है नहीं है? बाद में कभी वो फ्यूल बचाने के लिए ऑन ऑफ करके भी चला लेते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पावर यहीं पे जाती है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ कंजम्पशन यहीं पे होती है, क्योंकि इन्हीं के फोर्सेस को, ड्रैग को ओवरकम करना होता है, इन्हीं की चीजों को। ठीक है, प्रेशर को, ग्रेविटी को, इन्हीं की चीजों को ओवरकम करना होता है। चलो, तो ये हो गया हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाँ, इसकी एक और यूनिट होती है, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी एक और यूनिट है सेकेंड, दैट इज 1 ATM इज इक्वल टू दी 760 mm of Hg। ठीक है, अब यहां पे इसका मतलब क्या हुआ, बड़ा अजीब सा लगता है ये 760 mm of Hg, ये यूनिट बड़ी अजीब सी लगती है। क्या मतलब है इसका? देखो, पता है आप लोगों को, आप लोग बीटेक के बाद, हम बीटेक करते हैं ना, हम लोग पता है इसरो के साइंटिस्ट बनने के लिए एलिजिबल हैं। आप लोगों को ये बात पता है? आप बीटेक कर लोगे ना, आप इसरो का एग्जाम देके अगर आप सेलेक्ट होते हो तो आप डायरेक्ट साइंटिस्ट बन सकते हो, SC, साइंटिस्ट ग्रेड C। ठीक है, तो अगर कोई उस डायरेक्शन में प्लान कर रहा है ना, तो अभी से तुम्हारी 11th 12th की जो फिजिक्स है ना, बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि आपको मैं एक बात बताऊं, आप कितने ही बड़े साइंटिस्ट बन जाओ,
वहां पे जो भी आपकी ये चीजें अप्लाई होती हैं वहां पे 11th-12th की फिजिक्स ही बहुत ज्यादा बेसिक रोल प्ले करती है। आप जो भी 11th-12th की फिजिक्स देखोगे ना, वो हर जगह अप्लाई हो रही है इसरो में, हर जगह कुछ भी चीज हो। चलो देखो अभी क्या है, आप कहीं कहीं पे हो। हाँ बोलो। ब्रांच यहाँ पे यार अभी उनके जो एग्जाम्स होते हैं, मैं बताऊं आपको कौन कौन सी ब्रांचेस के होते हैं एग्जाम। इलेक्ट्रॉनिक्स का होता है, कंप्यूटर का होता है, मैकेनिकल का होता है, सिविल का होता है, और 2-3 और फील्ड्स हैं, आरएसी वगैरह का अलग से है। तो ये मेजर फील्ड्स हैं जिसमें साइंटिस्ट कैटेगरी का बैठ सकता है बच्चा। तो मेरे ख्याल से सभी लगभग इन्हीं ब्रांचेस के ही होते हैं, है ना। आगे हो सकता है फ्यूचर स्कोप मतलब एक्सपैंड हो, आपके टाइम तक कुछ और भी ऐड हो जाए, लेकिन अभी जो है प्रेजेंटली वो यही है। ठीक है चलो, ये क्या है, वैक्यूम। अभी कोई बंदा है वैक्यूम में है, ठीक है, अभी इसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं लग रहा होगा। वैक्यूम मतलब कंप्लीट वैक्यूम, कोई प्रेशर नहीं है। अब ये 760 mm ऑफ एच का मतलब क्या है, देखो आपने क्या करा, आपने एक ट्यूब ली, आपने एक पतली सी ट्यूब ली, इसके अंदर एच का मतलब क्या होता है, मरकरी। आपको पता है ना, मरकरी को लिखते हैं एच, है ना। तो इसके अंदर मरकरी फील्ड है, इसके अंदर एच फील्ड है, और इसकी लेंथ कितनी है, 760 मतलब 76 सेंटीमीटर। ठीक है, आपने ये ट्यूब ले जाके इस बंदे के ऊपर रख दी, ठीक है। अब जो इसके सर पे यहां पे प्रेशर फील हो रहा होगा ना इसको, ये प्रेशर हमारे ऊपर कंटिन्यूसली लग रहा है, ये हमारे ऊपर कंटिन्यूसली एयर डाल रही है। समझ पा रहे हो, ये मतलब होता है इसका। ठीक है, जितना इसमें ये मरकरी फील्ड है 76 सेंटीमीटर तक, जितना प्रेशर जब ये इसके ऊपर रख दोगे आप इस बंदे के ऊपर, तो जितना प्रेशर इसको यहां पे फील होगा, इतना प्रेशर हमारे ऊपर कंटिन्यूसली एटमॉस्फेयर डाल रहा है, और उसके बारे में हम लोग सोच भी नहीं रहे, मतलब वो लगता आ रहा है, उसके बारे में हम फील ही नहीं कर रहे कुछ भी। ठीक है, तो ये इतना प्रेशर हमारे ऊपर लगेगा उस टाइम पे। क्या समझ नहीं आया भाई? मरकरी क्या होता है भाई, एलिमेंट है तुम्हारा जो थर्मोमीटर के अंदर होता है भाई। यूनिट है, सिग्निफाई करने का तरीका है, साइंटिस्टों ने तरीका बनाया है, मैंने नहीं बनाया। ये यूनिट होती है, स्टैंडर्ड यूनिट है। 1 ATM को लिखने का तरीका है ये यूनिट है बेटा इसकी। 760 mm क्या होता है, ये यूनिट है। हम जब इसको कन्वर्ट करते हैं ना, इतना प्रेशर, ये तो पास्कल में आया, हम इसको मरकरी की mm फॉर्म में भी कन्वर्ट करके लिखते हैं। आपने बहुत जगह देखा होगा, आप कहीं जाते हो ना कभी घूमने वूमने भी, वहां पे प्रेशर बोर्ड वगैरह पे प्रेशर भी लिखा होता है, रेलवेज में भी लिखा होता है, यहां तक कि रेलवे स्टेशन पे कि इतना प्रेशर है वहां पे, मतलब ये लिखा होता है। हाँ, पानी में तो बढ़ेगा ना, पानी में तो तुम्हारे पर बढ़ेगा ना भाई। आप पानी में, आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, पानी में जितनी डेप्थ में स्विमिंग करते होंगे, नीचे जाते होंगे, तो प्रेशर बढ़ता है, कान वगैरह पे, आपके बॉडी पार्ट से प्रेशर बढ़ता है। हाँ, वाटर प्रेशर ऐड होता है, बिल्कुल इसी के साथ वाटर प्रेशर ऐड होता है एटमॉस्फेरिक के साथ। ठीक है, हाँ 10.3 मीटर लिखते हैं, वाटर के टर्म में भी लिखते हैं 10.3 मीटर ऑफ वाटर। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं ये ट्यूब मरकरी की जगह पानी की बनाऊं तो ये 10 मीटर के अराउंड बनेगी। तो ये देखो कितना बड़ा बनेगी, कितनी बड़ी बनेगी। ठीक है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती, इसलिए एमएम की एच की फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि एच में छोटी बनती है, इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, ट्यूब छोटी बनती है। तो 76 सेंटीमीटर आप बना सकते हो, लेकिन 10.3 मीटर तो आप सोच लो भाई, आपकी बिल्डिंग जितनी हाइट हो गई, है ना। ठीक है, तो इतना प्रेशर हमारे ऊपर लग रहा है, मैं ये बताना चाह रहा हूं। और ये स्टैंडर्ड तरीका है रिप्रेजेंट करने का, ये कोई मेरी बनाई हुई यूनिट नहीं है, ये यूनिट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट है, और इसकी इंटरप्रिटेशन ये है। ये मतलब कि क्या, कि इतना प्रेशर हमारे ऊपर लग रहा है अगर आप वैक्यूम में जाते हो तो। अभी ओके, तो इसको याद रखना, ये 760 mm ये आता है बहुत बारी पेपर में। पता है क्या करते हैं, इसमें 3-4 तरीके से यूनिट बना के दे देते हैं आपको, आपसे पूछ लेते हैं कि इसमें से कौन सी ATM की यूनिट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। ठीक है, तो बहुत सारे मल्टीपल तरीके से, मल्टीपल तरीके हैं उनको लिखने के, तो ये 2-3 तरीके हैं यहाँ पे। चलें आगे। एनर्जी, स्ट्रेस और स्ट्रेन। एनर्जी से पहले यहां पे स्ट्रेस लेते हैं, इसके साथ में प्रेशर के साथ में स्ट्रेस लेते हैं। स्ट्रेस तो बहुत बढ़ा हुआ होगा आजकल सबका, है ना। फेब आ गया है, शायद अप्रैल में या मई में एग्जाम हो जाएगा, तो आजकल स्ट्रेस लेवल सबका बहुत हाई चल रहा होगा। चल रहा है क्या? अच्छा, तो क्या होता है स्ट्रेस, बताओ।
अब ये बता दो फिर स्ट्रेस है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेस? बचपन से बोलते आते हैं बड़ा स्ट्रेस हो रहा है, प्रेशर हो रहा है। अच्छा, इंटरनल फोर्स लेते हैं। और कुछ? स्ट्रेस से समझते क्या हो आप लोग? सारे चुप ही हो जाते हो तुम लोग, कुछ पूछता हूं तो मैं, है ऐसा ऐसा मत करा करो यार। मेरी क्लास में इंटरेक्टिव रहा करो, और क्लासेस में कुछ भी करते हो कुछ भी करो, मेरी क्लासेस में मैं कुछ भी पूछता हूँ तो ट्राई करा करो आंसर करने का। अच्छा। हाँ। ठीक है, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, हम फिजिक्स के नज़रिए से इसको आंसर करेंगे, ठीक है। चलो देखो स्ट्रेस क्या है। ये मेरे पास एक रॉड है, मैंने इसको खींचा, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया दोनों तरफ से, ये पी फोर्स लगाया, ठीक है। तो क्या होगा, ये मैंने इसके ऊपर जैसी फोर्स लगाया खिंच के अलग हो जाएगा क्या? क्या होगा फिर? हैं? अच्छा, लेंथ बढ़ जाएगी, एरिया कम हो जाएगा, ऐसा है क्या? जैसी फोर्स लगाया वैसी हो जाएगा? अरे आप आपके आपके हाथ में पेन है, आपके हाथ में पेन है, उसको खींच के देखो दोनों तरफ से। नहीं, नेट फोर्स तो जीरो है इसमें, नेट फोर्स वाली बात नहीं है इसमें, नेट फोर्स वाली बात ही नहीं है। देखो, हाँ ठीक है ठीक है। देखो यार, स्ट्रेस क्या है हमारा, ये हमारा बॉडी के अंदर से इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है जो बॉडी के अंदर से लगता है। जैसे मैंने फोर्स लगाया, तो ऐसा तो नहीं है ना मेरे फोर्स लगाते ही ये बॉडी अलग हो जाएगी, ये बॉडी मेरे फोर्स को, जो अप्लाइड फोर्स है उसको कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाएगी। बात समझ पा रहे हो? अप्लाइड फोर्स को ये बॉडी क्या दिखाएगी? इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाएगी। इसी इंटरनल रेजिस्टेंस को मैं जब पर यूनिट एरिया लेता हूं, जितने एरिया में लग रही है, वो स्ट्रेस हो जाता है। बात समझ पा रहे हो? देखो जैसे मैंने इसको खींचा, ये ऐसा तो नहीं है मेरे खींचते ही टूट जाएगा, इसके अंदर के मॉलिक्यूल्स आपको पता है, इसके अंदर क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे, वो मेरे अप्लाइड फोर्स को क्या दिखाएंगे? रेजिस्टेंस दिखाएंगे। सपोज ये मॉलिक्यूल्स हैं, तो जैसे मैं ये लगा रहा हूं तो वो रेजिस्टिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे, वो टूटने नहीं देंगे इसको। लेकिन अगर मेरा अप्लाइड फोर्स बहुत ज्यादा बढ़ गया इनके इंटरनल फोर्स से, तो ये टूट जाएगा। अगर मेरा अप्लाइड फोर्स से कम हुआ तो ये नहीं टूटेगा, तो ये नहीं एक्सटेंड होगा। समझ पा रहे हो? तो इसी इसी इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स को हम लोग बोलते हैं क्या? स्ट्रेस। इसी पर यूनिट एरिया, जितने एरिया में लग रहा है। अब थोड़ा सेंस बना? ठीक है, देखो, हाँ, तो इट इज इंटरनल, हाँ, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स विच इज एक्टिंग पर यूनिट एरिया, मतलब जितने एरिया में लग रहा होगा, क्योंकि जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स होगा, ठीक है। उतना बेसिकली क्या होगा? स्ट्रेस कम होगा आपका। फिर देखो, स्ट्रेस को हम इंडिकेट करते हैं सिग्मा से, स्ट्रेस को हम इंडिकेट करते हैं सिग्मा, ये सिंबल है आपका सोया हुआ 6 की तरह, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू दी इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। अब मुझे ये बताओ, अब मैं इस इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स को कैसे मेजर करूंगा? जितने एरिया पे लग रहा है ये, और एरिया कौन सा होगा? इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ये जो ए है ना, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। जब मैं इसको काटूंगा और जो साइड से देखेगा वो क्रॉस सेक्शन एरिया। बताएगा कोई कि मैं इसको आईआरएफ को कैसे मेजर करूंगा? आईआरएफ मतलब कि इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, ये इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स आईआरएफ, ठीक है। नहीं नहीं, वो तो यूनिट बता रहे हो आप बेटा, मैं इसको मेजर कैसे करूंगा? मैं इसको नापू कैसे अंदर से मॉलिक्यूल्स में? क्योंकि डेफिनेशन क्या कहती है इस चीज की कि इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। लेकिन मैं इस फोर्स को कैसे मेजर करूं? मैं एरिया तो मेजर कर सकता हूं क्रॉस सेक्शन, लेकिन ये कैसे मेजर करूं? हाउ? हाँ बिल्कुल, देखो क्या होता है, ये हमारा इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स इतना ही डेवलप होगा जितना एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। तो इसको हम क्या लिखते हैं? पी अपॉन ए। अब हमारा काम आसान हो गया, खत्म। देखो हमने डिफाइन क्या किया है इसको? इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। लेकिन हम जब फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? पी अपॉन ए, मतलब अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया। तो बच्चे बहुत बारी पूछते हैं, सर आपने तो डिफाइन ये करा है लेकिन आप अप्लाइड लोड लिख रहे हो, तो ये क्या लॉजिक हुआ? इसका लॉजिक बेटा ये है, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स को मेजर करना इंपॉसिबल है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स हम कैसे मेजर करेंगे?
ठीक है। और मॉलिक्यूल्स के फोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स उतना ही होगा जितना आप अप्लाइड फोर्स लगाओगे। जैसे सपोज ये बार है, समझो इस बात को, आपने इस पर कोई फोर्स नहीं लगाया तो इसमें इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स क्या होगा? जीरो। स्ट्रेस क्या होगा? जीरो। लॉजिक बनता है ना बात का, स्ट्रेस क्या होगा? जीरो। इस केस में आपने अभी इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स लगाया, सपोज थोड़ा सा लगाया, आपने अप्लाइड फोर्स लगाया छोटा थोड़ा सा, तो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स भी क्या होगा? थोड़ा होगा। मानते हो बात को? जैसे मैं इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स बढ़ाऊंगा तो मॉलिक्यूल्स भी अंदर और रेजिस्टेंस दिखाएंगे ना, ठीक है, तो ये बढ़ता जाएगा। तो मैंने क्या बोला? इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स होगा मेरा इक्वल अप्लाइड लोड के ही। तो ये हुआ, यहां से मेरा स्ट्रेस मुझे मिल गया एक, ठीक है। ओके गाइस, बता देता हूं। देखो स्ट्रेस हमने कैसे डिफाइन किया बेटा? ये हमारा क्या है? इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है यहां पे। ये मैं बार बार क्यों फोकस कर रहा हूं? इसको बहुत बच्चे फोर्स अपॉन एरिया बोलते हैं, वो गलत है। फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर भी हो सकता है, अभी हमने देखा प्रेशर भी हो सकता है नहीं है? अभी हमने ये लिखा ना, लेकिन यहां पे क्या है? नॉर्मल फोर्स। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये फोर्स के पहले वर्ड्स है ना, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस में क्या है? फोर्स के पहले वर्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। प्रेशर में क्या है? फोर्स के पहले वर्ड नॉर्मल। तो ये इनका मीनिंग कंप्लीटली डिफाइन करता है। अगर आप सिंपली फोर्स अपॉन पर यूनिट एरिया बोलते हो तो वो इनकम्प्लीट है, वो गलत है। ये बहुत बारी पता है क्या होती है? ये छोटी छोटी चीजें आगे इंटरव्यू में भी पूछते हैं, और बच्चे अगर यही बोलकर आ जाते हैं ना तो वो तुम्हारा गलत इंप्रेशन पड़ता है। तुम एक तरीके से इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दे रहे हो, गलत चीज बता रहे हो, ठीक है। देखो ये बेटा टेंसर क्वांटिटी है, ना ही ये स्केलर है ना ही ये वेक्टर है, ये टेंसर क्वांटिटी है, ठीक है। ये अलग है, इसके लॉज अलग है बेटा। यूनिट सेम होगी, यूनिट तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होगी आपकी, पास्कल ही होगी मतलब। हाँ, यूनिट से कोई फर्क नहीं पड़ता, यूनिट पे कोई फर्क नहीं पड़ता क्वांटिटी कौन सी है कौन सी नहीं है। यूनिट देख के बता नहीं सकते हम बेटा, बताऊंगा वो भी, टेंशन ना लो। अभी टेंसर क्वांटिटी क्या है, ठीक है। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तुमने, लग रहा है मुझे फर्स्ट लेक्चर में बताया था मैंने ये, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर एक बार देख लेना, समझ आ जाएगा थोड़ा सा क्या बताया, ठीक है। टेंसर क्वांटिटी वैसे क्या होती है? देखो जैसे जब हम स्ट्रेस लगाते हैं ना, तो स्ट्रेस इस एक्सिस में भी लगेगा, लॉन्गिट्यूडनल, हर बेसिकली हर एक्सिस में अलग अलग प्लेन्स में स्ट्रेस लगता है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेस होता है इसके लिए हमें प्लेन सिग्निफाई करना पड़ता है कि हम किस प्लेन में देखना चाह रहे हैं अभी। तो अलग अलग प्लेन्स में अलग अलग स्ट्रेस की वैल्यू होती है, तो इसलिए ये टेंसर क्वांटिटी होती है। इसके लॉ अलग होते हैं बिल्कुल, इसके लॉ वेक्टर लॉ से अलग होते हैं, और इसका सब्जेक्ट भी अलग होता है। हम स्ट्रेस की स्टडी अपने पूरे अब मैकेनिक्स में नहीं करेंगे, खत्म। स्ट्रेस बस इतना, ये खत्म। स्ट्रेस हमारा अब इसमें है ही नहीं। स्ट्रेस के लिए अलग सब्जेक्ट होता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बोलते हैं उसको, उसमें सब्जेक्ट की इसकी स्टडी होती है, ठीक है। चलो ये इसकी यूनिट हो गई। अब हमारे पास ये स्ट्रेस दो तरीके के होते हैं। टाइम कितना हो गया? 1:30 बजा ना अभी तो। हाँ चलो, ये स्ट्रेस हमारे पास दो तरीके के होते हैं, टेंसाइल और कंप्रेसिव, है ना। ये दो तरीके के होते हैं। वैसे तो बहुत सारे तरीके के होते हैं, लेकिन हम नॉर्मल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, नॉर्मल जो परपेंडिकुलर वाला है उसकी, ठीक है। टेंसाइल का मतलब क्या है? जैसे आपने रॉड लिया, आपने इसको खींचा, आपने इसको खींचा, जो इसके अंदर अब स्ट्रेस जनरेट होगा वो टेंसाइल इन नेचर होगा, ठीक है। तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा टी से, सिग्मा टी से टेंसाइल को। तो ये हम यहां पे जो पी लेके चलते हैं पॉजिटिव लेके चलते हैं, पॉजिटिव पी बाई ए हमारा हो गया टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेस भी होता है। कंप्रेसिव नाम से समझ आ रहा होगा, कंप्रेशन होगा इसके अंदर। तो इसमें ये क्या करेंगे, हम बॉडी को दबाएंगे। इसमें हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरीके से, इसी तरीके से फोर्स लगाएंगे, इसको दबा रहे हैं हम, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारा सिंबल होगा सिग्मा सी। अब इससे सेपरेट करने के लिए हम यहाँ पे पॉजिटिव की जगह नेगेटिव यूज करते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेस को नेगेटिव, तो पी बाई ए, बस यही है, ठीक है। टेंसाइल में पॉजिटिव, कंप्रेसिव में नेगेटिव, सो दैट हमें पता चल रहा है कौन सा कंप्रेशन है कौन सा टेंसाइल है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी ना, ठीक है। न्यूमेरिकल सॉल्विंग में हेल्प करता है ये साइन, इसका और कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है। न्यूमेरिकल करा दूं क्या? अभी न्यूमेरिकल वाला कुछ हुआ ही नहीं है भाई, अभी तो सिर्फ टर्म ही डिफाइन कर रहे हैं हम लोग, और कुछ कर ही नहीं रहे हैं। अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है, पता है तुम्हारे को? अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है तुम्हारा, आज खत्म हो जाएगा बस ये।
नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगा आपका मेन। अभी तो बस मैंने आपको क्या बोला था फर्स्ट क्लास में कि जो मैं टर्म तुम्हें मैंने लिखवाई थी स्केलर ये वेक्टर में, मैं वो डिफाइन करूंगा आगे, है ना। मैं वही कर रहा हूं अभी, मैं सब टर्म्स को एक एक करके डिफाइन कर रहा हूं शॉर्ट में, ठीक है। हमको ये भी चैप्टर स्टडी नहीं कर रहे हैं, अभी इंट्रोडक्शन चैप्टर है बस ये, आप ऐसे समझो, ठीक है भाई। मैंने तुम्हें यूनिट बोली इसकी, इसकी यूनिट क्या थी, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये किसके इक्वल है, 1 पास्कल के, ठीक है। एक होता है 1 केपीए, 1 केपीए कितने के इक्वल होगा, ये क्वेश्चन आता है बहुत बारी, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। 1 एमपीए कितने के इक्वल होगा, 1 जीपीए कितने के इक्वल होगा, बताओ तीनों। ये तो बहुत बेसिक चीज है, इस पे क्वेश्चन आता है, बताओ, बच्चों वाला क्वेश्चन है ये। टेन की पावर एमपीए, मेगा, मेगा में कितने होते हैं, 10 की पावर 6, और गीगा में, हाँ ठीक है, के मतलब होता है किलो, है ना। ये सब बेसिक बेसिक वाली चीजें हैं। एम मतलब मेगा और जी मतलब गीगा, ठीक है। तो के मतलब क्या हुआ, 10 की पावर 3 पास्कल, ये बहुत बारी कन्वर्जन आया हुआ है। और इसमें क्या होगा, 10 की पावर 6 पास्कल, ठीक है। और यहाँ पे होगा 10 की पावर 9 पास्कल। सो जनरली स्ट्रेस की जो वैल्यूज होती है ना, वो मेगा में और गीगा में आती है, इनमें आती है, इन दोनों यूनिट्स में, ठीक है। जनरली इन दोनों यूनिट्स में आती है। अच्छा मेरे को एक बात बताओगे, मेरे को 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर लिखना है, ये कितने पास्कल के बराबर होगा। देखो नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बेसिक लगता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर ये कितने पास्कल के बराबर होगा, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होगा, कितने के बराबर होगा। mm में, ये mm मिलीमीटर, ये मीटर, m मतलब मीटर, इन दोनों में पक्का। 1 मीटर में, 1 मीटर में कितने mm होते हैं, 10 की पावर 3, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, 10 की पावर 3 mm होते हैं, है ना। अब यहां पे क्या है, mm स्क्वायर है, यहां पे क्या है, mm स्क्वायर है। सो 1 मीटर स्क्वायर में कितना हो जाएगा, 10 की पावर 3, तो दोबारा 3 मतलब 6 मीटर स्क्वायर। अब मैं इसको कन्वर्ट करूं, अब मैं यहां पे 1 mm स्क्वायर रखूं, 1 mm स्क्वायर रखूं, तो क्या हो जाएगा, 1/10/6 आपका मीटर स्क्वायर, है ना। और मैं इसको यहां पे पुट कर दूं, यहां पे पुट कर दूं, तो ये क्या आ जाएगा, 10 की पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। आएगा नहीं आएगा, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। आएगा नहीं आएगा भाई, भाई हाँ बोलो या ना बोलो, लेकिन कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। देखो सीधी बात है, नहीं समझ आ रहा तो ना बोलो, समझ आ रहा है तो हाँ बोलो, लेकिन चुप नहीं बैठोगे कोई भी, ठीक है। अब देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर इज इक्वल टू दी, ये क्या था, एमपीए। तो बहुत बारी ये रिलेशन आता है, और ये बच्चे गलत कर देते हैं बहुत बारी, कि 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर इसके इक्वल होगा। ये बहुत बेसिक चीज है, हाँ लिख लो, क्योंकि हमें ये पता है, ये पता है, ये पता है, और जब इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये मेगा पास्कल के बराबर यही तो आ रहा है, 10 की पावर 6। तो 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर कितना होता है, 1 मेगा पास्कल ही होता है भाई, ठीक है। तो इस पॉइंट को लिख लेना प्लीज ध्यान से, इस वाले पॉइंट को, ये क्वेश्चन बहुत बारी आया हुआ है। मैं ऑप्शन बताता हूं तुम्हें, एक ऑप्शन ये था, एक ऑप्शन ये था, 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल, 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर इज इक्वल टू 1 GPa, और 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर इज इक्वल टू 1 क्या बोल सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या किलो की फॉर्म में भी ले सकता था। तो इनमें से कौन सा ठीक होगा, जो
सेकंड, भाई जो पहला वाला लिखा है वही तो होगा, फर्स्ट वाला ही तो होगा, यही तो है। ठीक है, ए बी सी डी ये है, ए बी सी डी, ठीक है, यही तो आंसर है। समझ आ रहा है, मतलब मैं ऑप्शन बता रहा हूं इस तरीके के आते हैं पेपर में, ऐसे ही मतलब कुछ भी दे सकता है। तो ये ध्यान रखना, ये थोड़ी मतलब गड़बड़ी हो जाती है इसमें बहुत बारी बच्चों की, क्योंकि ये मीटर एम एम वगैरह है ना, कंफ्यूज करते हैं बहुत। ठीक है, अगर इनकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी ना, ये इधर उधर कर दिया ना, यहाँ पे 10 की जगह ऊपर कर दिया, नीचे कर दिया, माइनस कर दिया, तो भाई गलत हो जाएगा, कचरा हो जाएगा। तो ऐसा मत करना। चले आगे। किसी का लंच का टाइम तो नहीं हुआ अभी? भूख तो नहीं लग रही? कहां रह गया ये वाला? अरे स्क्रीनशॉट ले लिया करो ना तुम लोग, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। लैपटॉप पे बैठते हो, लैपटॉप पे भी ले सकते हो, विंडोज प्लस प्रिंट स्क्रीन दबा दिया करो, डायरेक्ट स्टोर हो जाया करेगा। और मोबाइल में आपको पता ही होता है। किसमें नहीं होता? नहीं होता क्या? ऐसे आती नहीं है? विंडोज प्लस प्रिंट स्क्रीन दबाओगे तो ऐसा आएगा, तो मतलब स्टोर हो गया वो। पता नहीं भाई, 7 का मुझे नहीं पता यार, पता नहीं, हो सकता है ना हो सकता है उसमें ना हो। अच्छा, हो सकता है, देख लेना, बाकी करके देख लेना, पता चल जाएगा। क्या पता कोई और शॉर्टकट हो उसमें। ओह माय गॉड, क्या कह रहे हो? सही लग रही है, मैं लगा के रखता हूँ ये, मैं लगा के रखता हूँ भाई। मेरे को पता है खुद नींद आती है बहुत ज्यादा। मैं पता है कितने बजे से पढ़ा रहा हूँ? मैं 9 बजे से पढ़ा रहा हूँ सुबह, सुबह से चालू है ये सुबह से चालू है। ठीक है, सुबह से चालू है ये 10 घंटे की है लगभग। अरे बहुत सारी है ऐसी। ये एक ना यूट्यूब पे ओसीबी रिलैक्स म्यूजिक है, वो देख सकते हो तुम। गानों से ज्यादा ठीक होता है इसमें। इसमें 2 फायदे हैं, एक तो दिमाग ना काम रहता है, बड़ा स्ट्रेस नहीं होता। हाँ, बस आराम से म्यूजिक चल रहा है, और ऊपर से क्या होता है, आसपास के जो शोर शराबा होता है वो दबा रहता है कहीं ना कहीं। नहीं तो कोई गाड़ी निकल रही है, कोई कुछ हो रहा है, कोई बच्चे खेल रहे हैं, संडे वनडे का टाइम है, मतलब कुछ ना कुछ चलता रहता है हलचल, कोई किसी के घर में काम हो रहा है। हाँ बिल्कुल। ये दूसरी स्क्रीन में चल रहा है, मेरा दूसरे लैपटॉप में चल रहा है, एलेक्सा नहीं है भाई हमारे पास। एलेक्सा, चलो ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वांटिटी आई स्ट्रेन। अभी हमने स्ट्रेस देखा, इसी का भाई है एक तरीके से स्ट्रेन। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेन? स्ट्रेन को, अरे वाह, ये मैकेनिकल वाले हो क्या तुम? अरे वाह। स्ट्रेन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन से। ठीक है, स्ट्रेन का सिंबल है एप्सिलॉन। ये ना एक चीज और बताऊंगा मैं तुम्हें, ये ग्रीक सिंबल्स होते हैं, जैसे हमारे ABCD होते हैं ना, ऐसी ग्रीक में अल्फा बीटा गामा, ये 26 सिंबल्स होते हैं। ठीक है, इनको ना एक बारी नेट पे देख लेना, ग्रीक सिंबल्स। ठीक है, और ये इनकी शेप्स वगैरह याद कर लेना, क्योंकि क्या होता है इंजीनियरिंग में ना, हर चीज इन ग्रीक सिंबल से रिप्रेजेंट होती है। ये बहुत छोटी चीज है, ये बहुत ही छोटी चीज है, ABCD की तरह है। तो इनकी प्रैक्टिस करा करो हाथ से एक आध बारी लिखने की, और इनके नाम ना याद कर लेना, कैसे कौन सा सिंबल बनता है। ठीक है, तो ये नोट कर लेना, ये कर लेना, ये कॉपी में बना लेना। इसमें भी क्या होता है, अपर केस भी होता है, लोअर केस भी होता है। इसमें भी दोनों केसेस होते हैं, अपर केस और लोअर केस। पूरे 26 सिंबल्स होते हैं अल्फाबेट की तरह। तो ये देख लेना है। अरे नहीं, मैं दिखाता हूं, रुको तुम्हें, ये याद कर। नहीं बेटा, सारे यूज होते हैं, लगभग सारे यूज होते हैं। आपकी स्टडी करोगे आप सब जगह, मतलब पता है बुक्स के ऊपर भी डिपेंड होता है ये बुक्स के ऊपर भी डिपेंड होता है। ये बहुत सारे देखो, ये सिंबल सब वही है। ये देखो पूरा आ गया है निकल के, ये पूरा उसमें है, दोनों केसेस में। ये पता है कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं, ये तुम्हें कहीं लिखी नहीं मिलेंगी, ये लिखी नहीं मिलती, लेकिन हमें ना पता ही नहीं होती ये चीजें।
हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं इनमें, तो ये थोड़ा बना लेना कहीं पे। हाँ, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं लेकिन ये बहुत बड़ी होती हैं, क्योंकि आप कभी बुक में देखोगे ऐसा सिंबल बना होगा, आपको समझ नहीं आएगा क्या बनाया है ये, हम वो बुक वैसे ही बंद कर देंगे। पता है क्या होता है, हमें ये सिंबल नहीं पता होगा ना, हमें लगेगा यार बड़ी कॉम्प्लेक्स बुक है, इसने तो इस पता नहीं क्या क्या सिंबल यूज करे हुए हैं, तो हम बंद ही कर देंगे उसको। लेकिन यार आप आगे बीटेक में जाने वाले हो और यही चीजें यूज होती हैं, ऑथर्स यही सिंबल्स यूज करते हैं ज्यादातर। ठीक है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन जीटा ईटा थीटा आयोटा कापा लैम्डा म्यू न्यू जाई ओम्रिकॉन पाई रो सिग्मा टाओ युप्सिलॉन फी काय साई ओमेगा। ठीक है, पूरे आपके ये हैं, अपर केस लोअर केस दोनों में। ठीक है, तो कर लेना, बहुत छोटी चीज है ये। पता है मैं तुम्हें चीजें ये क्यों बताता हूं? हाँ, मैं तभी तो कह रहा हूं कि कॉपी पे ऐसी जगह बनाया करो जहां पे हफ्ते 10 दिन में भाई नजर पड़ती रहे। ठीक है, जब हफ्ते 10 दिन में जब नजर पड़ेगी ना, जब इसको मतलब 2-4 महीने कर लोगे देख लोगे तो नहीं भूलेगा, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं भाई, हम एज अ इंजीनियरिंग स्टूडेंट हमारे खून में होनी चाहिए, कुछ चीजें ऐसी हैं हमारे खून में होनी चाहिए। ठीक है, चलो स्ट्रेन पे आते हैं, बहुत फालतू की बातें हो गई। स्ट्रेन हमारी क्वांटिटी है, दैट इज अ चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, देखो अब क्या होता है, सपोज मेरी रॉड है, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, इसको मैंने इसकी लेंथ को मैंने इंक्रीज किया लाइक दिस, इसके ऊपर मैंने पुलिंग फोर्स लगाया, तो क्या होगा अगर मैंने ज़्यादा फोर्स लगाया तो इसकी लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज हो सकती है लाइक दिस, इसकी लेंथ इस तरीके से इंक्रीज हो सकती है नहीं है? तो इसकी ओरिजिनल लेंथ क्या हुई थी? ओरिजिनल लेंथ थी ये वाली एल, और इसकी इंक्रीज होके दोनों साइड से, सपोज मैं यहाँ पे बोल देता हूँ डेल एल बाई टू और यहाँ पे बोल देता हूँ डेल एल बाई टू। ठीक है, तो अब इसका स्ट्रेन क्या होगा इसके अंदर, इसके अंदर स्ट्रेन क्या होगा, इसमें चेंज इन लेंथ क्या हुई, डेल एल बाई टू इधर से डेल एल बाई टू इधर से, तो चेंज इन लेंथ कितना हुआ, डेल एल जो इंक्रीज हुआ है नहीं है? रबर बैंड को खींचोगे, रबर बैंड में जितना चेंज इन लेंथ हुआ और बाय जितना जब छोड़ने के बाद उसमें ओरिजिनल था वो, तो ओरिजिनल क्या हुआ यहाँ पे, पहली वाली जो लेंथ, तो ये हमारा हो गया स्ट्रेन। बस ऐसा होता है ना, रबर बैंड को खींचोगे तो वो क्या होगा, बेसिकली उसकी लेंथ बढ़ेगी, उसका एरिया क्या होता है, रिड्यूस होता है, पतली होती जाती है। पहले क्या होता है थोड़ा ज्यादा होगा, बाद में क्या होगा, पतला हो जाएगा, क्योंकि लेंथ इंक्रीज हो रही है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। कहीं पे अगर कोई चीज इंक्रीज हो रही है, कहीं चीज डिक्रीज होगी, बात समझ पा रहे हो है ना? तो ये हमारा हो गया स्ट्रेन। अब मैं इसकी डायमेंशन पूछूं तो क्या होगी, अरे वाह, है ना? ये क्वेश्चन आता है बहुत बारी, 4-5 ऑप्शन देते हैं आपको, 4-5 क्वांटिटी दे देंगे, पूछ लेते हैं इनमें से कौन सी क्वांटिटी डायमेंशन लेस है, तो उनमें से एक जो आंसर है स्ट्रेन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्ट्रेन इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ओके, इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी बिकॉज मीटर मीटर हो गया, एम हो गया। ठीक है, तो उसको लिखने के काफी सारे तरीके हैं। इट इज अ डायमेंशनलेस, या इसको यूनिटलेस भी बोल देते हैं, या इसको कभी कभार ऐसे भी लिख देते हैं। ठीक है, ये भी ऑप्शन देखा गया एक बारी, तो इसलिए ऐसा बता रहा हूं। ठीक है, बताओ। ठीक है, तो ये सब एक ही चीजें हैं। ओके, है ना? डायमेंशनलेस बोलो, यूनिटलेस बोलो, या मीटर पर मीटर, मतलब एक ही बात होगी ना, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, है ना? तो ये आ जाएगा। ठीक है, चलो, क्या चीज? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल हो सकता है। ये जो स्ट्रेन होता है ना, ये हर चीज के अंदर होता है, लेकिन हम जो इसको ऑब्जर्व कर पाते हैं ना, वो प्लास्टिक की और रबर की चीजों में ऑब्जर्व कर पाते हैं। ये एक्चुअल में मेटल्स में भी होता है, लोहे की रॉड में भी होता है, सब जगह होता है, लेकिन उसमें हम देख ही नहीं पाते, क्योंकि हम उसमें इतना फोर्स लगा ही नहीं सकते। वी आर नॉट कैपेबल ऑफ दिस थिंग। हम इसको रबर बैंड में और प्लास्टिक में ऑब्जर्व कर सकते हो, प्लास्टिक की कोई चीज है, उसको खींचोगे पतली सी, तो उसमें भी ऑब्जर्व हो सकते हो। हाँ, वो थर्मल एक्सपेंशन, वो अलग रीजन है, वो थर्मल एक्सपेंशन का अलग रीजन है, क्योंकि गर्मी में क्या होता है, कोई भी लोहा जो होता है वो हीट होने पे हमेशा उसकी लेंथ बढ़ती है, थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं उसको। तो अगर वो होगा तो आपका, यार ये माइक बंद कर दो ना, वो होगा तो क्या होगा, उसका पाथ टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा बेसिकली, उसमें डिफॉर्मेशन हो सकता है कुछ।
तो एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। तो पहले ही क्या दे देते हैं, गैप दे देते हैं वो लोग, क्योंकि उस चीज को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं इससे रिलेशन नहीं है, वो थर्मल एक्सपेंशन अलग है। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा बहुत पढ़ा दिया सर आज तो आपने, पता नहीं आज क्या कर रहे हो आप, ऐसा नहीं लग रहा? फॉर्मेलिटी के लिए बोलते हो ना, ऐसा लगता है ना कि सर, मतलब सर को ऐसा ना लगे, ऐसी बात नहीं है। चलो अच्छी बात है, ऐसी बात नहीं है तो ठीक है। जो मन में होता है ना बोल लिया करो, कोई दिक्कत नहीं होती, टेंशन ना लिया करो। ठीक है, देखो अब स्ट्रेन भी क्या है, दो तरीके के होते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने का क्या है, एप्सिलॉन टी, इसको रिप्रेजेंट करने का क्या है, एप्सिलॉन सी। ठीक है, टेंसाइल में क्या होगा, किसी भी चीज की लेंथ बढ़ेगी। टेंसाइल जब हम फोर्स लगाएंगे, टेंसाइल जब स्ट्रेस होगा तो लेंथ बढ़ेगी, है नहीं है? तो इसके लिए हम क्या लेके चलते हैं, इस स्ट्रेन को हम क्या लेके चलेंगे, पॉजिटिव एल चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, पॉजिटिव लेके चलते हैं क्योंकि इसमें लेंथ बढ़ रही है ना। और कंप्रेसिव में क्या होगा, हम जब इसमें क्या करेंगे, इसमें कंप्रेशन फोर्स लगाएंगे तो इसकी लेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। बात समझ पा रहे हो, इसकी लेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी इस तरीके से। तो इसके लिए क्या करेंगे, नेगेटिव लेके चलेंगे, एप्सिलॉन सी को क्या लेके चलेंगे, नेगेटिव। तो माइनस का डेल एल बाय एल, ये हो गया आपका कंप्रेसिव। जैसा टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस था वैसे ही टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेन है, बट नेगेटिव साइन आ गया यहाँ पे। ठीक है ना, कंप्रेसिव में नेगेटिव, ताकि डिफरेंस क्रिएट हो, क्योंकि इसमें डायमेंशन लेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी इसलिए। ठीक है, ठीक है गाइस। हाँ तो वही तो कह रहा हूं, यहां पे भी है। कंप्रेसिव में दोनों में नेगेटिव है, कंप्रेसिव मतलब दोनों में नेगेटिव, यहां पे भी है, स्ट्रेन में भी, क्योंकि यहां पे लेंथ डिक्रीज हुआ है और यहां पे भी है। ठीक है, नेगेटिव। ये दोनों में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए है, ताकि कहीं पे वैल्यू हम लिखें। अगर मैं कहीं पे ये लिखता हूं 10 MPa, तो मुझे पता चल रहा है 10 MPa का मतलब क्या, ये टेंसाइल है। बात को समझो। अगर मैं कहीं पे लिखता हूं -10 MPa, तो मुझे पता चल रहा है ये कंप्रेसिव स्ट्रेन है। मुझे फर्क पता होना चाहिए ना, हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो यह वहां पे ये हेल्प करता है। ठीक है, और कोई क्वांटिटी रही है, मेरे ख्याल सारी हो गई ना, देखने वाली कुछ रहा है तो। एनर्जी, एनर्जी में चलो मोमेंटम और एनर्जी ले लेते हैं, कुछ ज्यादा खास। फ्रिक्शन तो फोर्स की कैटेगरी में आता है भाई, फ्रिक्शन कोई अलग से क्वांटिटी नहीं है, पूरा चैप्टर पढ़ोगे उसमें, वो फोर्स ही है, टाइप ऑफ फोर्स ही है फ्रिक्शन फोर्स। हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय मोमेंटम? मास इंटू वेलोसिटी। आपसे, आप लोगों से कोई भी टर्म पूछो, आप लोग ऐसे ही बोल देते हो, फोर्स अपॉन एरिया, मास इंटू वेलोसिटी, फोर्स इंटू डिस्टेंस, है ना, ऐसे ही करते हो। और क्या है मोमेंटम, और बताओ, और कुछ? नहीं, चलो। मोमेंटम क्या होता है, हमारी एक ऐसी क्वांटिटी है, देखो सपोज आपने ये ब्लॉक था, ये ब्लॉक था एक, आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया, आपने इसके ऊपर फोर्स लगा के वो हटा दिया, आपने फोर्स लगाया, वो फोर्स हटा दिया, रिमूव कर दिया। ठीक है, तो जब आपने फोर्स लगाया होगा, इसकी स्टेट चेंज हुई होगी, इसका कुछ मास होगा पर्टिकुलर पहले, और इसकी कुछ वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो जो इसकी, आप बोल सकते हो, जब इसने आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया, जो उसके मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट में चेंज आया, तो वो इसका क्या हुआ, मोमेंटम इसमें डेवलप हुआ। वो इसमें क्या हुआ, मोमेंटम आप बोल सकते हो डेवलप हुआ। और वो मोमेंटम इसके अंदर रहेगा, अगर कोई भी फ्रिक्शन इफेक्ट्स वगैरह कुछ भी ना हो ना, तो मोमेंटम क्या रहता है, हमेशा कंजर्व रहता है। मोमेंटम क्या रहता है, हमेशा कंजर्व रहता है। तो मोमेंटम जो होता है हमारा, ये होता है हमारा मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, आपने जो फोर्स लगाया, अब जो इसका मास था, जो इसको वेलोसिटी मिली, वो इसका मोमेंटम हो गया। मास और प्रोडक्ट के, मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हमने क्या बोला, मोमेंटम बोला, सिंपल टर्म्स में। ठीक है, जब कोई भी चीज होती है, जब वो मूव करती है, तो उसके पास मोमेंटम हमेशा होता है। ठीक है, उसके मास की वजह से और उसकी वेलोसिटी की वजह से, इन दोनों का प्रोडक्ट है। इन दोनों में से कोई भी जीरो हुआ तो उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, और या तो फिर इसको बढ़ाना हो मोमेंटम को, या तो फिर हम मास बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं
बुलेट हमें हिट करती है, बुलेट मतलब इतना डैमेज कैसे करती है? बुलेट का मास बहुत कम होता है, लेकिन क्या होता है बुलेट में? वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है ना? तो वेलोसिटी बहुत ज्यादा कर दी तो बेसिकली मोमेंटम ज्यादा हो गया, है ना? और वही मैं कोई बोलूं, तुम्हें कोई बहुत हैवी ट्रक है, हैवी ट्रक बहुत धीरे भी चल रहा होगा, अगर वो तुम्हें हिट करेगा तो हमें तभी भी डैमेज होगा। क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी कम है लेकिन मास क्या है? ज्यादा है, मोमेंटम तभी भी ज्यादा ही होगा। ठीक है, तो मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हमने नई क्वांटिटी से रिप्रेजेंट किया, दैट इज मोमेंटम। बस ये है इसमें। और बाकी इसके लिए लॉ पढ़ोगे तुम आगे अभी, इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल, लॉज ऑफ मोशन में, तो इसमें और क्लैरिटी आएगी। बेसिक में इसमें यही है बेटा। इसकी डेफिनेशन ना कुछ नहीं होती, इसकी डेफिनेशन, मोमेंटम की डेफिनेशन यही होती है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। आप कोई भी बुक उठा लो, आपको सब जगह इसकी डेफिनेशन मोमेंटम की यही मिलेगी, इसकी और कोई डेफिनेशन है ही नहीं। या इसको फिर डिफाइन जो करते हैं, फिर चेंज की फॉर्म में डिफाइन करते हैं, वो इंपल्स मोमेंटम से डिफाइन होता है। जब आप लॉज ऑफ मोशन पढ़ोगे, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो वहां से डिफाइन होगा फिर ये। ठीक है, इसकी और कोई डेफिनेशन है ही नहीं, क्योंकि ये सिंपल, देखो कुछ टर्म नहीं है इसमें, कुछ खास नहीं है इसमें। क्या है? मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को हमने नया टर्म दे दिया। कन्वीनियंस के लिए बोल सकते हो, बार बार मैं कहीं पे लिखता मास इंटू वेलोसिटी तो कन्वीनियंस हो गया मेरे लिए, ये लिखना कन्वीनियंट हो गया। ठीक है, हाँ। किससे? न्यूटन के सेकेंड लॉ से होगा ना। हाँ, यूनिट क्या होगी इसकी? है ना, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना? याद करने की जरूरत नहीं होती किसी की भी यूनिट। किसी भी चीज का मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, आपको किसी भी चीज का कोई भी फॉर्मूला पता है, उसका फॉर्मूला लिखो और उस फॉर्मूले में आपको जो उनकी यूनिट्स पता है वो लिख दो, वो आपकी किसी भी चीज की यूनिट निकाल के दे देगा, किसी भी क्वांटिटी की। याद करने की जरूरत नहीं है इनको। ठीक है, ये फिजिक्स में भी हेल्प करेंगी आपको। ठीक है ना? ये हुआ मोमेंटम। और क्या था? और ये हमेशा कंजर्व क्वांटिटी होती है, मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, इट इज ऑलवेज कंजर्व्ड क्वांटिटी है ये। ठीक है, बस और कुछ मेरे ख्याल से हो गया अब, है ना बेटा? एक ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है। मोमेंटम क्या होता है? कभी भी लॉस नहीं होता। मोमेंटम क्या है? कभी भी लॉस नहीं होता। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं ना बुलेट का, अगर वो मूव कर रहा है जिस उसके मास से और वेलोसिटी से, वो अगर फ्रिक्शन इफेक्ट्स आप नेग्लेक्ट करके चल रहे हो ना, तो वो मूव करता रहेगा, कंजर्व रहेगा। वो क्या होता है? हमेशा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इंपार्ट होता है। ये सपोज किसी बंदे को जाके हिट करती है, तो इस बुलेट का मोमेंटम उस बंदे ने एब्जॉर्ब कर लिया, तभी तो उसको डैमेज हुआ। कोई ग्लास टूटता है पत्थर से, कांच पे कोई पत्थर मारता है, वो कैसे टूटता है? वो पत्थर का मोमेंटम उस ग्लास में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, ये बस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वैसे ही, बस ये इंपार्ट हो रहा है। हाँ इट इज, हाँ बस बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इंपार्ट होता है ये हमेशा। ठीक है, ये है। और कुछ? हाँ बिल्कुल, एनर्जी का, एनर्जी देखो, एनर्जी फिर भी लॉस हो सकती है। एनर्जी मतलब लॉस इन द सेंस क्या होता है? लो ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जो हमारे लिए काम की नहीं होती। लेकिन मोमेंटम तभी भी कंजर्व रहता है। ये आगे आप पढ़ोगे कोलिजन वगैरह का जब केसेस आएगा, ये चीजें क्लियर होंगी आपको। अभी तो जस्ट बेसिक है, ये चीजें और क्लियर होंगी, अभी तो जस्ट स्टार्ट हुई है चीजें। ठीक है, चलो सो आज के लिए इतना ही करते हैं। कुछ डाउट है तो पूछ लो। कुछ भी नहीं है, चलो।